कक्षा 10 गणित आज हल करेंगे प्रश्नावली 10.2 को। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले पीछे दो प्रमेय दे दिए गए हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर प्रमेय 10.1 दे दिया गया है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पर इसको आपको सिद्ध करके भी दिया हुआ है, केवल हम इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त बना दिया गया है जिसका केंद्र O है, एक्स वाई एक रेखा है। इस वृत्त और इस रेखा में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है, इसलिए एक्स वाई जो रेखा है यह वृत्त के सापेक्ष स्पर्श रेखा कहलाएगी। यदि दो बिंदु उभयनिष्ठ रहता तो यहाँ पे उसे छेदक रेखा बोल देते हैं, या फिर आप प्रतिच्छेदी रेखा उसे बोल देते हैं। केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है तो इस वृत्त के सापेक्ष एक्स वाई जो रेखा है यह स्पर्श रेखा कहलाएगी। और यहाँ पे कथन जो प्रमेय दे दिया गया है यह सिंपल यही बोल रहा है कि कोई वृत्त रहे और इस प्रकार से स्पर्श रेखा रहे, और जो स्पर्श बिंदु रहे, स्पर्श बिंदु से यदि केंद्र पर आप त्रिज्या खींचेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पे यह लंब रहता है, 90 अंश का कोण बनता है। ऐसा होता क्यों है? यहाँ पर एक्स वाई स्पर्श रेखा है और यहाँ पर बिंदु P है, यही स्पर्श बिंदु है। इस बिंदु से यहाँ पे वृत्त के केंद्र से मिला दिया गया तो यह त्रिज्या हो गया, और यह चूंकि सबसे न्यूनतम दूरी होता है इसीलिए यह लंब हो जाता है ना। इस प्रकार से यदि कोई भी प्रश्न आएगा, हमारे पास कोई भी वृत्त रहेगा, यदि स्पर्श रेखा रहेगा तो जो भी स्पर्श बिंदु रहेगा और यदि हम केंद्र से मिला रहे हैं तो यह 90 अंश का कोण बनेगा, यह लंब होता है ना। चलिए ये हो गया प्रमेय 10.1। और एक प्रमेय है प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 बोल रहा है ना कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यहाँ पर एक वृत्त हो गया और यहाँ पर बाह्य बिंदु P है, पी क्यू एक स्पर्श रेखा खींचा गया। यहाँ पर जो Q बिंदु है यही स्पर्श बिंदु है, और उसी बिंदु P से यहाँ पे PR भी स्पर्श रेखा खींचा गया इस वृत्त के सापेक्ष, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करा है। यहाँ पर PQ भी स्पर्श रेखा है और PR भी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर यह दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। इसको सिद्ध किस प्रकार से किया है? यहाँ पर Q से O को मिला दिया गया, यह वृत्त की त्रिज्या हो गया। यहाँ पर O से R को मिला दिया गया, साथ साथ P को O से मिला दिया गया। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर PQO और यहाँ पे PRO। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे ना तो यहाँ पे यह वाली लंबाई PO उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, और यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण। हमने बताया कि कोई भी स्पर्श रेखा रहेगा और जो भी स्पर्श बिंदु है और यदि आप केंद्र को मिला रहे हैं त्रिज्या तो यहाँ पर यह लंब होता है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, साथ साथ यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ पर जो OQ है त्रिज्या OR यह भी आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पर यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। और यहाँ पर सिद्ध करके आपको दिया हुआ है, यहाँ पे RHS सर्वांग समता द्वारा। RHS सर्वांग समता क्या होता है? यहाँ पे जो भी दो त्रिभुज को आप सर्वांग सम दिखा रहे हैं उसमें एक 90 अंश का कोण होना चाहिए, और साथ साथ उसका कर्ण बराबर होना चाहिए और कोई एक साइड बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पर 90 अंश का कोण भी बराबर है, और साथ साथ हाइपोटेन्यूस यहाँ पे इस 90 अंश का कोण यहाँ पर बना है ना, तो कर्ण यहाँ पर हो जाएगा PO, और इस भी समकोण त्रिभुज के लिए PO, यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज के लिए भी कर्ण रहेगा, है ना। तो कर्ण दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गया, ये उभयनिष्ठ है, और साथ साथ एक साइड बराबर होनी चाहिए, या तो ये साइड बराबर हो जाए या तो ये साइड। तो यहाँ पर यह वाली साइड यह भी त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे यह दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग सम, अतः यह वाली जो भुजा है यहाँ पे PQ PR भी आपस में बराबर हो गया, है ना। और इसी बात को यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यहाँ पर PQ और PR आपस में बराबर हो गया। बाकी हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली 10.2 है, यहाँ पे लिखा गया ऊपर प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। हमें कारण भी देना है। यहाँ पर पहला प्रश्न दे दिया गया है, एक बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हमें बताना है। देखिए इसके लिए इस प्रकार से आकृति हम लोग बना देंगे, एक सिंपल हम लोग यहाँ पे वृत्त बना लेंगे, और यहाँ पे दे दिया गया है ना कि एक बिंदु Q है से एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा रही है। हम मान लेते हैं यहीं पर एक कोई बिंदु हो गया, और इसी से यहाँ पर स्पर्श रेखा सिंपल खींचा गया है जो कि यहाँ पर वृत्त पर केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और यहाँ पर हम मान लेते हैं यह केंद्र हो गया, है ना। अब यहाँ पर दे दिया गया है ना कि जो यहाँ पे Q है, Q से और यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर दे दिया गया। स्पर्श रेखा यही है, इसका वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और यहाँ पर दे दिया गया है ना कि Q की केंद्र से दूरी, यहाँ पर यह वृत्त का केंद्र हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी दूरी आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। आपको यही त्रिज्या ज्ञात करना है जो कि यहाँ पे लंब होगा। हमें पता है कि कोई भी वृत्त रहेगा और कोई भी स्पर्श रेखा रहेगी, तो जो स्पर्श बिंदु को यदि आप केंद्र से मिला रहे हैं तो यहाँ पे लंब होता है ना, यहाँ पर बनेगा समकोण त्रिभुज, है ना। इसको हम लोग ज्ञात कर देते हैं। हम चलिए इसको O नामकरण कर देंगे, इसको P नामकरण कर देंगे स्पर्श बिंदु को,
ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज हो जाएगा और ओ पी का हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। आकृति कुछ इसी प्रकार से बन रही है। बाहर बिंदु क्यू था और यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दे दिया गया था और जो यहाँ पे क्यू बिंदु दिया था यहाँ पे केंद्र से इसकी दूरी दे दिया गया था 25 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या ही बतानी है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिया है, प्रश्न में दिया था यहाँ पे केंद्र से यहाँ पे क्यू की दूरी हमें दे दिया गया था ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे यह क्यू से यहाँ पर जो स्पर्श रेखा की हमें लंबाई दे दिया गया था इसको हमने पी मान लिया, इसको स्पर्श बिंदु को, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बराबर यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर त्रिज्या बराबर हमें ओ पी, इसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करते हैं, इसको लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है ओ क्यू, तो इसी का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस यहाँ पे पी क्यू का वर्ग। तो यहाँ पे ओ क्यू का वैल्यू हमें दे दिया है 25, तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 का वर्ग और यहाँ पे ओ पी का तो वैल्यू हमें ज्ञात ही करना है। ओ पी का वर्ग को इसी प्रकार से देते हैं, पी क्यू का वैल्यू आपको दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 का वर्ग, 25 का वर्ग कर देंगे 625 बराबर ओ पी का वर्ग प्लस यहाँ पे 24 का वर्ग कर देंगे तो 576 मिलेगा। अब चलिए प्लस में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, माइनस में हो जाएगा 625 ऋण यहाँ पे 575 है, नहीं 576 है, ओ पी का वर्ग है, या फिर इसको हम सीधा करके एक बार लिख देते हैं ओ पी का वर्ग बराबर, दोनों पक्ष आपस में बराबर ही है, ओ पी का वर्ग बराबर हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर एक हासिल दे देगा 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से जब आप 6 घटा देंगे तो आपको 9 बचेगा, है ना। यहाँ पर बचा वो कितना 1 और यहाँ पे एक हासिल दे देगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से आप 7 घटा देंगे, 7 4 11, तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पर बचा है 5, 5 में से 5 घटा देंगे आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ओ पी का वर्ग बराबर आपको 49 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ओ पी बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पर जो बराबर उधर वाली संख्या है वो करड़ी में हो जाएगा 49, या फिर ओ पी का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 7 7 49 है ना, 49 का वर्गमूल हमें सिंपल 7 प्राप्त होगा। हालांकि वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएगा, जो भी यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पर हमें 7 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ है ना, 7 सेंटीमीटर जो कि यही है वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही बन रहा है। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, यहाँ पे ए वाला विकल्प सही बन रहा है, तो लिख देते हैं हम ए विकल्प सही है और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न हल हुआ। प्रश्न नंबर 2 दे दिए गए, आकृति 10.11, इसी आकृति की बात कराएं में यदि टीपी यह है, टी क्यू यह है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि यहाँ पे कोण पी ओ क्यू बराबर आपको दे दिया गया है 110 अंश। तो यहाँ पर देख लेते हैं पी ओ क्यू, यहाँ पर ये कोण दे दिया गया 110 अंश, तो कोण हमें बताना है कोण पी टी क्यू, इस कोण बराबर है, हमें बताना है कि किसके बराबर है, 60 अंश 70 अंश 80 अंश 90 अंश। देखिए इसके लिए हमें पता है ना, यहाँ पर प्रश्न में ही दे दिया गया है कि यह स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पे पी टी भी स्पर्श रेखा है और यहाँ पर यह वाली भी टी क्यू भी स्पर्श रेखा दिया गया है, तो हमें पता है, और यहाँ पर स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, तो यहाँ पर यह लंब हो जाएगा। ये हमने कैसे बोला, यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रमेय 10.1। ठीक है, प्रमेय 10.1 सिंपल ही था, कोई भी वृत्त रहेगा यदि कोई स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से यदि आप केंद्र पे मिला रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल ये लंब होता है, 90 अंश का कोण होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे न्यूनतम इस रेखा और यहाँ पे इस बिंदु के बीच यह सबसे न्यूनतम दूरी होती है। कोई भी आप रेखा खींचेंगे और कोई भी आप बिंदु ले लेंगे, उसे जो सबसे न्यूनतम दूरी रहती है वो लंब ही रहता है। ठीक है, 90 अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पे चतुर्भुज देख लीजिए, पी ओ क्यू टी में यहाँ पे चतुर्भुज है, अब यह वाला कोण आपको पता चलेगा कि 90 अंश है, यहाँ पर यह वाला कोण 90 अंश है। हमें पता है कि कोई भी चतुर्भुज रहता है उसके तीनों मतलब चारों जो अंतःकोण रहते हैं उनका योगफल 360 अंश होता है, 360 अंश। अब यह 90 180 अंश हो गया।
और ये 110 अंश है। इसमें हम क्या जोड़ देंगे कि इसका भी योगफल 180 अंश के बराबर प्राप्त होने लगे, क्योंकि यहाँ पर 90 90 यह तो 180 हो गया और यहाँ पर 110 अंश है। ठीक है, चलिए इसको जोड़ ही देते हैं। 110 अंश हो जाएगा तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 10 है ना, 110 अंश हो गया और 180 अंश तक आपको जाना है तो यह सिंपल हो जाएगा 70 अंश। ठीक है, यहाँ पर यदि हम लोग 70 अंश जोड़ देंगे ना तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 और 7, 9 7 हो जाएगा, 16 को 6, एक हासिल बनेगा जो कि यहाँ पर जोड़ देंगे 360 अंश प्राप्त होने लगेगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ना यह वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, बस इसको हम लोग सिंपल नोट कर देते हैं ना, हम लिख देते हैं कि यहाँ पर OPT जो यहाँ पर कोण है यह 90 अंश होगा, साथ ही साथ यह OQT यह वाला कोण भी 90 अंश होगा। क्यों होगा? प्रमेय 10.1 से। ठीक है, और यह वाला कोण हमें दिया हुआ है। अब चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। इसी की मदद से हम लोग इस कोण का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि POQ बराबर 110 अंश है और यहाँ पर जो P से इस पर कोण बन रहा है और यहाँ पर जो Q से इस पर कोण बन रहा है, यहाँ पर यह हो जाएगा 90 अंश। ये हम बोल रहे हैं प्रमेय 10.1 से। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे कोण P नामकरण कर दिए है ना, या फिर आप चाहें तो OPT भी नामकरण कर सकते हैं, इसको OQT भी आप नामकरण कर सकते हैं ना। अब इस प्रकार से हमने बता दिया। अब यहाँ पे 3 कोणों का वैल्यू पता है हमें, लिख देते हैं। अब चतुर्भुज यहाँ पे POQT में कोण P प्लस यहाँ पे कोण O, जिसका इस प्रकार से नामकरण कर दिया गया है POQ, कोण O प्लस यहाँ पे कोण Q, यहाँ पे जो सभी शीर्षों पर अंतःकोण बन रहे हैं इनका योगफल हमें पता है 360 अंश होता है, प्लस यहाँ पे कोण T इनका योगफल 360 अंश होता है। यहाँ पे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग लिख देते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग। जिस प्रकार से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसी प्रकार से चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहाँ पर P पर जो कोण बन रहा है वह 90 अंश है और O पर जो बन रहा है जिसको इस प्रकार से नामकरण कर दिया गया था POQ, यह 110 अंश है और प्लस यहाँ पर Q पर जो कोण बना है यह भी 90 अंश है और जो कोण T पर है इसी को हमें बताना है ना, जिसका आपको नामकरण कर दिया गया है यहाँ पे PTQ। चलिए यहाँ पर कोण T ही लिख देते हैं, बाद में हम लोग लिख देंगे कोण PTQ बराबर यहाँ पे 360 अंश। इन तीनों का हम लोग योग कर देते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इकाई स्थान पे, दहाई के स्थान पे 9 9 18, 18 1 19 को 9 हासिल 1 बना और यहाँ पर जोड़ देंगे इसको 1 1 2 हो जाएगा 290 अंश, प्लस यहाँ पे कोण T बराबर यहाँ पे 360 अंश हो गया। अब ये प्लस में बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं। कोण T बराबर 360 अंश ऋण 290 अंश, यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 70 अंश ही प्राप्त होगा। यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ, एक हासिल दे देगा यहाँ पे 16, 16 में से यहाँ पे 9 घटा देंगे तो आपको 7 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 घट कर 0 हो जाएगा, 70 अंश आपको प्राप्त हो रहा है। कोण T का नामकरण आपको इस प्रकार से किया था PTQ, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण PTQ बराबर यहाँ पे 70 अंश। और यहाँ पर हमने बताया कि कौन सा विकल्प सही बन रहा था, इसको तो हमने पहले ही बताया था कि B वाला विकल्प सही बन रहा है जो कि दिया हुआ है 70 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी हल हुआ। प्रश्न नंबर 3 दे दिए गए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण हमें बताना है। कोण POA बराबर है, पहले हम लोग यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उससे हम लोग आकृति का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक वृत्त के बारे में आपको चर्चा कर दिया गया और जिसका केंद्र O है। ठीक है, यहाँ पर O हम नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि एक बिंदु P से यहाँ पर O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। मान लेते हैं एक बाहर हम बिंदु मान लेते हैं P। ठीक है, इसी बिंदु से अब O केंद्र वाला वृत्त है, इसी पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा हम लोग सिंपल खींच देते हैं, इसी बिंदु से खींचेंगे। यहाँ पे P और यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है उसका A नामकरण कर दिया गया। यहाँ पर भी
हम इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यहाँ पर हम बी नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर पी ए पी बी दो स्पर्श रेखाएं हो गई। अब यहाँ पर दे गया ना कि यह जो दो रेखाएं हैं यहाँ पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। यह आपस में 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो हमें यहाँ पर बता देना है ना कोण यहाँ पे पी ओ ए, तो यहाँ पे देख लेते हैं पी हो गया, फिर आपको जाना ओ और फिर ए। देखिए यहाँ पर हम त्रिज्याओं को भी मिला देते हैं। त्रिज्या हो जाएगा ओ ए और त्रिज्या हो जाएगा ओ बी और यहाँ पर पी ओ ए, तो यहाँ पे इस रेखा को भी हमें मिलाना पड़ेगा, इस रेखाखंड को। यहाँ पे पी ओ ए, यहाँ पर यह वाला कोण हमें सिंपल ज्ञात करना है ना। इस आकृति को बनाते हैं और यहाँ पर हम यह कोण ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यही वृत्त है, बाहर बिंदु पी दे दिया गया है और यहाँ पर इसका केंद्र आपको दे दिया गया था पी ए पी बी, दो स्पर्श रेखाएं हैं और इनका जो कोण है यह आपको दे दिया गया है 80 अंश, है ना। यहाँ पर पूरा झुकाव कोण दे दिया गया 80 अंश और यह वाला कोण हमसे पूछा है। तो देखिए इस कोण को हम लोग सिंपल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर चूंकि यह स्पर्श रेखा है और यह स्पर्श बिंदु है ए और यहाँ पर यह ओ केंद्र है, इसको मिलाएंगे तो यहीं आपका त्रिज्या मिला है। तो यहाँ पे प्रमेय 10.1 से कोई भी स्पर्श रेखा रहेगा, जो भी स्पर्श बिंदु मिलेगा इस स्पर्श बिंदु से और यहाँ पे केंद्र को मिला देंगे, जो भी त्रिज्या रहेगा वो 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, साथ साथ उसी प्रकार यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, है ना। और यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को हमने राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब यह दोनों कोण समकोण होने चाहिए, साथ साथ उनका कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर हो, तब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बोल देंगे। सर्वांगसम मतलब एकदम बराबर। तो यहाँ पे यह दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम, है ना। यहाँ पे 90 अंश का कोण है जो हमने प्रमेय 10.2 पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने यहाँ पर इस दोनों स्पर्श रेखाओं को हमने बराबर बताया। प्रमेय 10.2 यही था कि कोई भी वृत्त हो गया, उसके बाहर कोई बिंदु है और उस बिंदु से आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो बराबर लंबाइयाँ के होते हैं, है ना, उनकी लंबाइयाँ बराबर होती है। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा की इस स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर साथ साथ, तो यहाँ पर यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पर यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यह इस कोण के बराबर हो जाएगा। यह पूरा कोण 80 अंश है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 40 अंश और यह वाला कोण हो जाएगा 40 अंश। ठीक है, 40 अंश हो जाएगा, दोनों कोण बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में चूँकि हमें पता है कि यह वाला कोण 90 अंश है, यह कोण 40 अंश है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तब हम लोग इस कोण का सिंपल हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। चलिए इन बातों को हम सिंपल लिख देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे दिया है, हमें दे दिया गया था कि ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर हमें 80 अंश दिया है। अब लिख देते हैं यहाँ पे कोण ए जो ए से इस पर कोण बन रहा है और बराबर यहाँ पर जो कोण बी पर से इस पर कोण बन रहा है यह बराबर हो जाएगा 90 अंश। ऐसा हमने क्यों बोला, यह प्रमेय हो रहा है 10.1 से। यहाँ पर लिख देते हैं प्रमेय 10.1 से। हमें पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा रहेगा और जो स्पर्श बिंदु रहेगा, स्पर्श बिंदु से यदि हम लोग त्रिज्या खींचेंगे तो वो लंब होता है ना। यहाँ पर भी लंब हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यह लंब हो गया, 90 अंश का कोण बना, ये हमने बता दिया। अब यहाँ पे इस कोण को हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। लिख देते हैं इन दोनों त्रिभुजों को हम पहले सर्वांगसम दिखा देते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी रहेगा, तथा त्रिभुज ओ बी पी, में यहाँ पे इस त्रिभुज में यह कोण 90 अंश है। यहाँ पर लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण बी है जो कि है 90 अंश। इसको हमने पहले ही बता दिया कि ये किस प्रकार से हुआ है, प्रमेय 10.1 से हो रहा है। और यहाँ पर यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ओ ए बराबर होगा ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी क्यों होगा, लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो भी त्रिज्या रहेगी वो आपस में बराबर रहेगा। यहाँ पे केंद्र ओ से कहीं पर भी आप परिधि पर मिलाएंगे तो हमेशा सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी हो गया। साथ साथ जो यहाँ पे एक कर्ण है समकोण त्रिभुज के लिए ना, 90 अंश के सामने वाली यही भुजा है और यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में भी ओ बी पी में भी इस समकोण के लिए 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है कर्ण, जो कि दोनों त्रिभुजों में हम लोग देख रहे हैं उभयनिष्ठ है, ओ पी। लिख देते हैं ओ पी बराबर ओ पी, यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा देते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज, तब त्रिभुज ओ पी, नहीं ओ ए पी
यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएगा ओ बी पी के। यहाँ पर हम बोल रहे हैं राइट हाइपोटेन्यूस साइड सर्वांग समता से। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में 90 अंश का कोण है, साथ साथ उनका कर्ण बराबर है और साथ साथ एक भुजा बराबर है ना। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तब यहाँ पे यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे कोण, इसको ए पी ओ नामकरण कर देते हैं, इसको बी पी ओ नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए पी ओ बराबर हो जाएगा कोण बी पी ओ। यहाँ पे लिख देते हैं संगत कोण। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं ना। अब इन दोनों कोणों का योगफल हमें पता है कि 80 अंश है। यहाँ पर पूरा कोण बन रहा है 80 अंश, केवल हमें यह कोण चाहिए, है ना। हालांकि इसका हमने वैल्यू पहले ही बता दिया। अब इस कोण को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इस पूरे कोण का यह आधा है और यह भी आधा है ना। आधा कर देंगे तो ये 40 अंश मिल जाएगा और यह भी 40 अंश रहेगा। लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए पी ओ बराबर कोण ए पी बी का यह आधा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो पूरा कोण है, यहाँ पे इस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करें, ए पी ओ है, वह ए पी बी इस कोण का आधा है। यहाँ पे ए पी बी का वैल्यू हमें पता है, 80 अंश प्रश्न में दिया था, इसका आधा कर देते हैं तो ये हमें 40 अंश प्राप्त हुआ। यहाँ पे कोण ए पी ओ बराबर हमें 40 अंश मिला। और यहाँ पर कोण ए हमें पता है ना। अब इस समकोण त्रिभुज में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज ओ ए पी में हम लोग चर्चा कर लेते हैं और इस कोण का सिंपल हम लोग वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, जिसको यहाँ पे पी ओ ए नामकरण किया हुआ है ना। तीनों कोणों का योगफल हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए प्लस कोण यहाँ पे पी ओ ए प्लस कोण यहाँ पे ए पी ओ बराबर यहाँ पे 180 अंश। लिख देते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पर इस वाले कोण को हमने जोड़ लिया और यहाँ पर पी ओ ए इस कोण को लिख दिया और ए पी ओ इस कोण को हमने लिख दिया। अब चूंकि इस कोण का वैल्यू पता है, इसका हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। कोण ए का वैल्यू है 90 अंश प्लस इसको पी ओ ए को तो हमें ज्ञात ही करना है, प्लस ए पी ओ का वैल्यू हमने ज्ञात किया अभी कितना 40 अंश बराबर यहाँ पर हो गया 180 अंश। इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे 90 प्लस 40 130 अंश हो जाएगा और प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 अंश। या प्लस में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा। पी ओ ए बराबर 180 अंश ऋण 130 अंश। यहाँ पर हो जाएगा पी ओ ए बराबर, यहाँ पर 0 ही हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर 8 में से 3 घटा देंगे, 5 3 8 और यहाँ पे 1 में घट के 0 हो जाएगा। 50 अंश हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर यह कोण हमें मिल रहा है 50 अंश और यहाँ पर विकल्प यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर विकल्प ए सही बना, जो कि है 50 अंश। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देते गए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसको यदि हम लोग समझे ना, तो यहाँ पर आपको दे गए तो पहले तो एक वृत्त खींचिए और यहाँ पर व्यास खींचिए। यहाँ पर केंद्र से हम लोग यहाँ पे परिधि पर 2 बिंदुओं पर मिला देंगे तो इस प्रकार से आपको व्यास की प्राप्ति होता है। अब यहाँ पर चलिए इसको हम लोग ओ नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर हम बी नामकरण कर देते हैं और यहाँ पर खींचना है आपको स्पर्श रेखाएं, है ना, के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। यहाँ पर जो व्यास के सिरा हैं, एक सिरा ए है और एक सिरा बी है, इसी पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। तो इस प्रकार हम लोग स्पर्श रेखा खींच देंगे जो यहाँ पर इस वृत्त में और यहाँ पे इस रेखा में केवल बिंदु ए उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग स्पर्श रेखा खींच देंगे।
चलिए इसका हम यल नामकरण कर देंगे, इसका हम यम नामकरण कर देंगे। यल और यम हम दो रेखाएं खींच देंगे जो कि स्पर्श रेखाएं हैं इस वृत्त के सापेक्ष, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए। अब इन दोनों रेखाओं को हमें समांतर दिखाना है ना, तो समांतर दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा? यदि हम लोग एकांतर अंतःकोण बराबर दिखा दें या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश दिखा दें। हमें पता है कि कोई भी वृत्त रहेगा, यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श बिंदु से यदि केंद्र पर खींचेंगे आप त्रिज्या, तो यहाँ पर यह लंब होता है, 90 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार इस वृत्त के सापेक्ष यह एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पे यह भी स्पर्श बिंदु है। अब स्पर्श बिंदु को यहाँ पर यदि आप केंद्र ओ से मिला रहे हैं, जो यहाँ पर त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या हो जाएगी, तो यहाँ पर यह परस्पर लंब होता है। यह होता है प्रमेय 10.1 में हमने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर यह भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर यह भी 90 अंश का कोण है, तो हम लोग एकांतर अंतःकोण को बराबर दिखा देंगे। यह वाला कोण और इस कोण के बराबर दिखा देंगे, एकांतर अंतःकोण बराबर रहता है, तब जो भी दी गई रेखाएं रहती हैं वो आपस में समांतर हो जाती हैं। यह वाली रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। या फिर आप ये भी दिखा देंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, तो यहाँ पर यदि हम यह भी 90 अंश है, यह भी 90 अंश है, इनका भी योगफल भी 180 अंश हो जाएगा, तो यहाँ पर यल और यम रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम किसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं। तो चलिए इस आकृति को भी नोट करते हैं और इसके बारे में हम लोग बेसिक बातों को लिखते हैं। इस प्रकार से हमने आकृति बना दिया, साथ साथ इसके बारे में भी हमने यहाँ पे लिख दिया। माना ए वृत्त का व्यास है, ए वृत्त का व्यास हो गया। माना वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं यल तथा यम हैं, यल और यम दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा स्पर्श बिंदु क्रमशः ए तथा बी है। यह हो गया। चूँकि वृत्त की स्पर्श रेखा, यह होता है, हमने प्रमेय पढ़ा था 10.1 में, चूंकि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। यहाँ पर ये जो कोण बना है ना, कोई भी वृत्त रहेगा, यदि स्पर्श रेखा आप खींचेंगे, स्पर्श बिंदु से यदि आप त्रिज्या खींचेंगे तो यहाँ पे उस पर लंब होता है। मतलब यहाँ पे जो त्रिज्या रहेगी और यहाँ पे जो स्पर्श रेखा रहेगी आपस में लंबवत रहेंगे, 90 अंश के कोण पर रहेंगे। यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, साथ साथ यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश का ही कोण रहेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर हमें चूंकि इस कोण के बारे में चर्चा करना है, तो हम चलिए यहाँ पर ना इसको, ये भी तो हो गया है, इसको हम सी डी रेखा भी नामकरण कर लेते हैं और इसको हम ई एफ नामकरण कर देते हैं, है ना। ई एफ हम इसलिए नामकरण कर रहे हैं क्योंकि इस कोण का हमें चर्चा करना है, तो हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे ई बी ओ, इस कोण को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया कि यहाँ पे स्पर्श रेखा और जो यहाँ पे त्रिज्या खींची गई है 90 अंश के कोण पर है, यहाँ पर भी 90 अंश के कोण पर है, तो हम केवल एक एक कोण को लिख देते हैं। इस कोण को लिख देते हैं और यहाँ पर इस कोण को लिख देते हैं। एकांतर अंतःकोण हम लोग दिखा देंगे कि बराबर है, इसलिए जो यह दोनों रेखाएं हैं वो हो जाएंगी समांतर। तब हमने लिख दिया, लिख देते हैं कोण यहाँ पे सी ए ओ बराबर यहाँ पे 90 अंश, यह कोण 90 अंश हो गया और यहाँ पे इस कोण को हम दिखा देते थे 90 अंश, क्योंकि यहाँ पे दोनों कोण सेम रहेगा। यहाँ पर भी 90 अंश का कोण रहेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण रहेगा, उसी प्रकार यहाँ पर भी 90 अंश का कोण रहेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण रहेगा। तो हम इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखा, मतलब यहाँ पे 90 अंश दिखा देते हैं। एफ बी ओ यहाँ पे लिख देते हैं तथा करके, एफ बी ओ यह भी रहेगा 90 अंश। और साथ साथ यहाँ पर भी लिख देंगे कि जो यल रेखा है, स्पर्श रेखा, इसको हमने सी डी नामकरण किया है, इसको कोष्टक में करके लिख देते हैं। और जो यम रेखा है इसको हमने ई एफ भी नामकरण कर दिया है, ई एफ, इसको हमने कोष्टक में करके लिख दिया। चलिए यह दोनों एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। हम लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे कोण सी ए ओ बराबर यह वाला कोण है, कोण एफ बी ओ बराबर 90 अंश, इसलिए जो रेखा या स्पर्श रेखा भी बोल सकते हैं, इसलिए यल समांतर हो जाएगा यम के। जो स्पर्श रेखाएं हैं यल और यम दोनों आपस में समांतर हो जाएंगी, इसीलिए लिख देते हैं यहाँ पे रेखाएं यल समांतर हो जाएंगी यम के। और ये हम लिख देते हैं चूँकि यहाँ पे एकांतर अंतः कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। समांतर होंगी। चलिए इस प्रकार से हमने कोष्टक में करके दिखा दिया और रेखा यल और यम को हमने समांतर सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः किसी वृत्त के
वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। और यही हमें सिंपल सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए, अब यहाँ पर हमें यह सिद्ध कर देना है ना। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक हमने सिंपल वृत्त मान लिया और एक हमने चलिए एक स्पर्श रेखा खींच दिया जो कि वृत्त पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी, इसी बिंदु पे। चलिए इसका हम नामकरण कर देंगे। यहाँ पे चलिए ए बी हम नामकरण कर देंगे और यहाँ पे एक हम लोग सी मान लेंगे और यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। चलिए ओ इसका हम नामकरण कर देंगे। अब इतना हमें पता है ना कि जो भी कोई भी वृत्त रहता है उस पर जो भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श बिंदु से खींची गई जो भी त्रिज्या रहती है उस पर लंब होता है। किस पर लंब? मतलब स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा रहती है उस पर लंब होता है। यहाँ पर बनता है 90 अंश का कोण। और यहाँ पर सिंपल आपको दे दिया गया है ना कि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से यदि आप लंब खींच रहे हैं तो यहाँ आपको बताना है कि यह केंद्र से होते हुए ही जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। सिंपल आप मान लेंगे कि कोई अन्य बिंदु हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से जब स्पर्श रेखा और यहाँ पे स्पर्श बिंदु से जब हम खींच रहे हैं 90 अंश का कोण तो यहाँ पर केंद्र से नहीं होकर किसी अलग बिंदु से होकर जा रहा है ना। तो चलिए हम उसे ओ डैश नामकरण कर देंगे और हम यहाँ पर दिखा देंगे कि यहाँ पर जो ओ डैश वाला बिंदु है, यह जो बिंदु है यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा प्रश्नानुसार। ठीक है, हमें यह दिखाना होगा कि ओ और ओ डैश यह दोनों बिंदु समपाती है, दोनों बिंदु एक ही बिंदु है, तभी यहाँ पर यह 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब जो भी स्पर्श बिंदु से आप लंब खींचेंगे ना वह केंद्र से होकर ही जाएगा और इसको हम लोग विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर पहले हम आकृति को बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। आकृति को हमने सिंपल यहाँ पर बना लिया। प्रश्न आपको यही दिया हुआ है ना कि कोई वृत्त है, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है और यहाँ पर स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर हमें सिद्ध यही करना है कि स्पर्श बिंदु से जो आप लंब खींच रहे हैं ना, जो 90 अंश के कोण पर आप रेखा खींच रहे हैं, वह यहाँ पर आपको दिखाना है कि केंद्र, वृत्त के केंद्र से होते हुए वो जा रहा है ना। तो इसके लिए इसको हमने बताया कि विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। हम मान लेंगे कि जो यहाँ पे स्पर्श बिंदु है इससे जो भी आप लंब खींच रहे हैं वह यहाँ पर ओ, जो यहाँ पर वृत्त का केंद्र है उससे न होकर यहाँ पर ओ डैश से होते हुए जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध यही कर देना है कि जो ओ है यहाँ पर ओ और यहाँ पे ओ डैश जो दोनों बिंदु है वह दोनों बिंदु समपाती हैं, दोनों बिंदु एक ही बिंदु होंगे। तो यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब रहेगा वह केंद्र से होते हुए जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें ओ और ओ डैश को दोनों को सेम ही बिंदु सिद्ध करना है। तो चलिए इसके बारे में हमने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया। माना वृत्त का केंद्र ओ है, पहले इस आकृति के बारे में हमने लिखा। माना वृत्त का केंद्र ओ है तथा स्पर्श रेखा ए बी है और स्पर्श बिंदु सी है। अब यहाँ पर विरोधाभास हमने मान लिया। माना बिंदु सी से खींचा गया लंब ओ डैश से होकर जाता है। हमने मान लिया कि जो यहाँ पे बिंदु सी से खींचा गया लंब है यहाँ पर वृत्त के केंद्र से ना होकर यहाँ पे दूसरे बिंदु से होते हुए जा रहा है, ओ डैश से होते हुए जा रहा है। जो स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब है ये यहाँ पर ओ डैश से होते हुए जा रहा है, ये हमने मान लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि बिंदु ओ तथा ओ डैश समपाती है। हमें यह दिखाना है ना कि यहाँ पर जो ओ डैश है वह यहाँ पर ओ से ही होते हुए जा रहा है, ये हम लोग दिखा देंगे समपाती है। तो हम ये कह देंगे कि जो यहाँ से स्पर्श बिंदु से जो खींचा गया लंब रहेगा वह यहाँ पे वृत्त के केंद्र से ही होते हुए जाएगा, अर्थात कोण ओ सी ए। चलिए यहाँ पर बी कोण की चर्चा कर लेते हैं। दोनों प्रकार से बात सेम है, दोनों यहाँ 90 अंश का कोण बना है। चलिए ओ सी बी लिख देते हैं और यहाँ पे ओ डैश सी बी, यहाँ पे ओ डैश सी बी और यहाँ पे ओ सी बी, इन दोनों कोणों को हमें बराबर दिखाना है। देखिए हम इन कोणों को हम बराबर किस प्रकार से दिखाएंगे। प्रश्न में हमें पहले ही दे दिया गया है कि स्पर्श बिंदु से लंब खींचा जा रहा है, तो हमने इसे माना है कि ओ डैश बिंदु से जा रहा है। तो यहाँ पर जो ओ डैश सी बी यह कोण है, यह कोण 90 अंश है। यह हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया है कोण ओ डैश सी बी, यह वाला कोण हमें पहले ही दे दिया गया है कि 90 अंश है ना। और प्रमेय 10.1 से हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होता है। मतलब कहने का यह है कि कोई भी वृत्त रहेगा और यदि आप स्पर्श रेखा खींच दिए और स्पर्श बिंदु से यदि आप त्रिज्या को मिला देंगे तो स्पर्श रेखा पर क्या रहता है, ये लंब रहता है, ये 90 अंश का कोण रहता है। तो यहाँ पर हमें पहले ही दिया हुआ कि ओ डैश और यहाँ पे सी बी, यहाँ पर यह कोण बन रहा है 90 अंश और यहाँ पर
प्रमेय 10.1 से यहाँ पर कोई वृत्त है, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई जो भी त्रिज्या रहती है वह परस्पर लंब रहता है। तो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पे प्रमेय 10.1 से हो जाएगा OCB, यह वाला कोण भी हो जाएगा 90 अंश। अतः जो यहाँ पर O है और यहाँ पे O डैश है, यह दोनों बिंदु संपाती हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे संपाती? क्योंकि यहाँ पर भी कोण 90 अंश है और यह वाला कोण भी 90 अंश है ना। दोनों कोण सेम ही है, अतः दोनों बिंदुओं को अलग अलग मानना सही नहीं होगा, है ना, या फिर बोल देंगे गलत है। दोनों बिंदु क्या है? संपाती हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण यहाँ पे OCB, यह भी बराबर हो जाएगा 90 अंश। यह हमने कैसे लिखा? लिख देते हैं किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। इसलिए हमने यह लिखा कि यहाँ पे OCB, यह वाला कोण हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि यहाँ पर जो OC है वह वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए समीकरण 1, 2 मान लेते हैं। लिख देते समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर देख रहे हैं कि दोनों कोण 90 अंश है। तो यहाँ पे यह दोनों बिंदु आपस में संपाती हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख दिया तुलना करने पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि O'CB बराबर यहाँ पर हो जाएगा OCB, यह दोनों कोण ही कितना है? 90 अंश है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हम 90 अंश का कोण खींच रहे हैं ना, यहाँ पे यह हमें पहले ही पता है कि यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर बिंदु C से ही हमें लंब खींचना था, तो जो हमने लंब खींचा ना वह यहाँ पर यहाँ से O डैश से न होते हुए जाकर, मतलब देखने में भले से आपको ये दोनों बिंदु अलग अलग दिख रहा है, लेकिन यह भी बिंदु कहाँ से जाएगा? यह भी 90 अंश का कोण है ना। तो 90 अंश का कोण है तो यह कहाँ से जाएगा? वृत्त के केंद्र से ही होते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी यह 90 अंश का जो कोण है, ठीक है, अर्थात हमारा यह दोनों बिंदुओं को अलग अलग मानना गलत था। यहाँ पर O डैश जो बिंदु है ये यहाँ पर O पर ही है ना। यहाँ पे O तथा O डैश यह दोनों बिंदु संपाती हैं। इस बात को हमने आगे लिख दिया, जो कि केवल तभी संभव है जब O तथा O डैश समान हो, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 हल हुआ। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न देना कि यहाँ पर वृत्त का जैसे जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है स्पर्श रेखा की लंबाई, जब भी यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई देना तो आप ये समझिएगा ना कि जैसे स्पर्श रेखा हम पूरा यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं और एक स्पर्श बिंदु बना देंगे, लेकिन जब भी आपको यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हो ना, तो यहाँ पर आपको एक समकोण बनाने के लिए दिया हुआ है ना, एक समकोण बनाने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर मतलब एक ही भाग की आपको लंबाई दिया हुआ है। जो स्पर्श रेखा है वह यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यह स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श रेखा की यह केवल इसी लंबाई की चर्चा कर रहा है ना, यहाँ पर यह पूरी लंबाई की यह चर्चा नहीं कर रहा है ना, केवल यह एक आपका स्पर्श रेखा होगा। और यहाँ पर हमने वृत्त का केंद्र बना दिया और यहाँ पे इस पर सिंपल हम मिला देते हैं, जो कि 90 अंश के कोण पर मिलेगा, और यहाँ पर इस रेखा को भी हम सिंपल मिला देते हैं। और देखिए प्रश्न जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर बोला है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, इसी बिंदु की बात कर रहा है। यह बिंदु A है जो कि यहाँ पे केंद्र से ना यहाँ पे दे दिए गए आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आगे दिया हुआ कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जो यहाँ पर लंबाई आपको दिया हुआ है ना A से यहाँ पर, चलिए हम मान लेंगे स्पर्श बिंदु, चलिए B मान लेते हैं, और यहाँ पर केंद्र को हम C मान लेते हैं। यहाँ पर यही स्पर्श बिंदु है और यहाँ पे स्पर्श रेखा की आपको लंबाई दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको वृत्त की त्रिज्या पूछा हुआ है, तो त्रिज्या यही है, यहाँ पे BC ही त्रिज्या हो जाएगा। चलिए सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस भुजा की लंबाई भी ज्ञात कर लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग इस आकृति को नोट कर लेते हैं। इस प्रकार आकृति हमने बना लिया और इसके बारे में हमने सिंपल लिख दिया। माना वृत्त का केंद्र C है तथा स्पर्श रेखा AB जिसका लंबाई आपको दे दिया गया प्रश्न में 4 सेंटीमीटर, और बिंदु A से वृत्त के केंद्र C
की दूरी यहाँ पर AC हो जाएगा, जिसकी लंबाई आपको दे दिया गया था 5 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे BC है। ठीक है, वृत्त की यहाँ पे त्रिज्या BC है, इसी की लंबाई हमें बताना है। अब लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इस समकोण त्रिभुज में कर्ण यही हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है, सबसे बड़ी भुजा AC। AC का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AC का वर्ग बराबर यहाँ पे AB लिख देते हैं, AB का वर्ग और प्लस यहाँ पर हो जाएगा BC का वर्ग। AC का वैल्यू हमें पता है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर AB का वैल्यू हमें पता है 4 का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसी का तो वैल्यू हमें ज्ञात करना है। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, इधर प्लस में बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा 16 हो गया, बराबर के इधर यहाँ पे BC का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे 16 में से हम लोग 25 घटा देते हैं, यहाँ पे सिंपल हमें 9 बचेगा। ठीक है, एक हासिल हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटा देंगे, मतलब यहाँ 25 और 16 का अंतर आपको यहाँ पे 9 प्राप्त हो रहा है, बराबर यहाँ पे लिख देते हैं BC का वर्ग, या फिर इसको हम सीधा करके लिख देते हैं BC का वर्ग बराबर यहाँ पे 9। अब वर्ग है, दोनों पक्षों का हम यदि वर्गमूल ज्ञात कर लें तो यहाँ पे BC बराबर, हालांकि धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएगा, लेकिन हम लोग केवल धनात्मक वैल्यू को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी वृत्त की त्रिज्या रहेगी वो एक हमेशा धनात्मक मान रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं करणी में 9 बराबर, यहाँ पे 9 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। 9 किस संख्या का वर्ग होता है, वो संख्या होती है 3, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल हमें 3 प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं। या फिर BC बराबर हमें ज्ञात हुआ 3 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। अतः लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 7 दे दिया गया है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं। संकेंद्री मतलब दो जो वृत्त रहेंगे ना, उन दोनों का केंद्र सेम रहेगा। संकेंद्री मतलब केंद्र सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया गया है वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दे दिया गया 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखिए प्रश्न आपको इसी प्रकार से दिया गया, आकृति कुछ इसी प्रकार से आपका बनेगा। एक यहाँ पर हम लोग सिंपल बड़ा वृत्त बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग वृत्त बना लेंगे, और ये केंद्र हो गया, और इसी केंद्र पर हमें एक और वृत्त बनाना है। चलिए यहाँ पर इसको हमने सिंपल इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो छोटा वाला वृत्त है, इसका यहाँ पर आपको त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और यहाँ पर केंद्र से परिधि की लंबाई आपको जो त्रिज्या है आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आकृति है। अब दे दिया गया ना कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो यहाँ पर हमें जीवा खींचना है। जीवा क्या होता है, कोई भी वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं पर आप मिला देंगे तो इस प्रकार से एक जीवा का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बड़े वृत्त में हमें जीवा खींचना है, इस बात का हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे छोटे वृत्त के लिए वो स्पर्श रेखा की तरह काम करे, है ना। यहाँ पर दे दिया गया छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम सिंपल हमने बड़े वृत्त के लिए यहाँ पर जीवा खींच दिया, और साथ साथ जो छोटे वृत्त पर क्या करी, एक बिंदु पर स्पर्श करे, है ना। अब यहाँ पर हमें बताना है इस जीवा की ही सिंपल हमें लंबाई बताना है ना। चलिए इस लंबाई को हम लोग बताएंगे किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर चलिए हम लोग नामकरण भी करते चलते हैं। यहाँ पर A B हम नामकरण कर दिया, स्पर्श बिंदु का हम नामकरण कर देते हैं C, है ना। अब यहाँ पर छोटे वृत्त की चूंकि यहाँ पर और यहाँ पर O हम नामकरण कर देते हैं, केंद्र का हम नामकरण कर दिया O। अब यहाँ पे OC, यह त्रिज्या की लंबाई हमें पता है ना, कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त के लिए, तो यह 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर OB जो रहेगा यह क्या रहेगा, यह बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा, इसकी भी लंबाई हमें पता है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग यहाँ पे CB की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, जाहिर सी बात है पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर यह 90 अंश का कोण ही बनाएगा, है ना। यहाँ पे छोटे वाले वृत्त के लिए यह स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो भी त्रिज्या आप खींचेंगे यह परस्पर लंब रहता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज से इस भुजा की हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे, और तो यहाँ पे CB की लंबाई ज्ञात हो जाएगा, और उसी का हम लोग सिंपल दोगुना कर देंगे, तो यहाँ पर दोगुना कर देंगे तो यहाँ पे AB की लंबाई हमें पूरी ज्ञात हो जाएगी। इसी पूरे जीवा की लंबाई हमें बताना है ना। चलिए इस आकृति को नोट करते हैं, और यहाँ पर AB का हम लोग लंबाई ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग CB का लंबाई ज्ञात करेंगे, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, फिर हम लोग यहाँ पे AB की लंबाई ज्ञात कर पाएंगे।
आकृति को सिंपल हमने बनाया, इसके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया। माना दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, जिसका केंद्र O है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई AB है जो छोटे वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है। इस प्रकार से हो गया। जो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा OCB, यह एक समकोण त्रिभुज रहेगा और इसका हम लोग सिंपल चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर हमें प्रश्न में दे दिया गया कि छोटा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे OC यहाँ पर एक बार हम लिख भी देते हैं। ये हमें प्रश्न में ही दिया है कि यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या OC बराबर 3 सेंटीमीटर कामा, और जो OB है यह बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो कि है, प्रश्न में हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे OC का लंबाई हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर और OB की लंबाई लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर और AB की लंबाई याद करते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर OCB, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे कोण OCB यह 90 अंश बनेगा। ऐसा क्यों? यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रमेय 10.1 से हम ऐसा कह रहे हैं ना, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का ही रचना होगा। कोई भी वृत्त रहता है और वृत्त पर जो भी स्पर्श रेखा आप खींचते हैं तो स्पर्श बिंदु को, ये स्पर्श बिंदु से जो भी आप त्रिज्या खींचते हैं स्पर्श रेखा पर यह लंब रहता है, 90 अंश का कोण बनता है ना। यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज बन रहा है, लिख देते हैं। अब समकोण त्रिभुज OCB में लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है और यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा यही है OB। तो यहाँ पर यह हो जाएगा OB का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भुजा है OC, यहाँ पे लिख देते हैं OC का वर्ग प्लस यहाँ पे CB का वर्ग, यहाँ पर ये हो जाएगा CB का वर्ग। OB का लंबाई आपको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 का वर्ग बराबर OC का लंबाई आपको दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिख देते हैं CB का वर्ग, इसी का लंबाई हमें ज्ञात करना है। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यहाँ पे 3 का वर्ग कर देंगे 3 तिहाई 9 और प्लस यहाँ पे CB का स्क्वायर, यहाँ पे 25, यहाँ पे ऋण 9 हो जाएगा, प्लस में था बराबर उधर हमने पक्षांतर कर दिया, और यहाँ पे CB का स्क्वायर, 25 में से 9 घटा देंगे तो सिंपल आपका 16 बचेगा, बराबर के इधर यहाँ पर CB का स्क्वायर, या फिर इसे हम सीधा करके लिख देते हैं CB का वर्ग बराबर यहाँ पर ये हो गया 16। अब यहाँ पे वर्ग है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा CB बराबर, हम हमेशा धनात्मक वैल्यू लेंगे। यहाँ पर धनात्मक वैल्यू इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी त्रिभुज रहेगा उसका एक भुजा यहाँ पे ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये हमेशा धनात्मक वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं करड़ी में 16 और इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 4 आपको ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं CB बराबर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे CB का लंबाई हमने 4 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। अब इसी का केवल आप 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यह लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो यह भी है 4 ही सेंटीमीटर, ये दोनों लंबाइयाँ सेम ही है, ठीक है। यदि यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते, यहाँ पर यह भी लंबाई आपस में बराबर है, लिख देते हैं। तब लिख देते हैं यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा CB का, ठीक है। AB बराबर 2 गुणते CB का लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये लंबाई आपको आएगा सेंटीमीटर में ही। AB बराबर यहाँ पे 4 दूना 8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अतः लिख देते हैं बड़े वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 हल हुआ। प्रश्न नंबर 8 दे दिया गया है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। परिगत मतलब बाहरी हिस्से पर खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12, इसी आकृति की चर्चा कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD, AB हो गया और प्लस CD बराबर AD और प्लस यहाँ पे BC, इनकी लंबाइयाँ हमें बराबर आपको दिखाना है। सिद्ध हमें केवल यही करना है ना। तो चलिए केवल आप एक प्रमेय को ध्यान में रखिएगा, जो प्रमेय था 10.2, यहाँ पर प्रमेय 10.2 यही है ना कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं
की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इस प्रकार से एक वृत्त हो गया और वृत्त में बाह्य बिंदु P हो गया और बाह्य बिंदु P हो गया ना, तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है यह वाली स्पर्श रेखा PQ और यहाँ पे PR, इसकी लंबाई आपस में बराबर होती है। बस केवल एक कथन को आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी वृत्त रहेगा, वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु है, उस बिंदु से जो भी स्पर्श रेखा आप खींचेंगे उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। यहाँ पे यह स्पर्श रेखा और यहाँ पे इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर है। बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है ना। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे AS जो यहाँ पे वृत्त के लिए यहाँ पर A हो जाएगा बाह्य बिंदु और AS जो हो जाएगी स्पर्श रेखा हो जाएगी और AP भी स्पर्श रेखा हो जाएगी, है ना। तो बाह्य बिंदु जब A रहेगा तो यहाँ पे स्पर्श रेखा AS की लंबाई AP की लंबाई ये आपस में बराबर हो जाएगा। इसी वृत्त के सापेक्ष जब यहाँ पे बाह्य बिंदु B की चर्चा करेंगे तब यहाँ पे स्पर्श रेखा आपको यहाँ पे PB हो जाएगा, ठीक है, BP और BQ, तो यहाँ पे इनकी लंबाई आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे BP की और यहाँ पे BQ की, यह दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। और जब यहाँ पे बाह्य बिंदु C की सापेक्ष बात करेंगे तो यह वाली लंबाई बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे RC और यहाँ पे QC। और जब बाह्य बिंदु D के सापेक्ष बात करेंगे तो यहाँ पर जो DR है और जो DS है यह लंबाई आपस में बराबर हो जाएगा और सिंपल आप इसको सिद्ध कर पाएंगे। आकृति को हमने नोट कर लिया और सिंपल इसके बारे में हमने लिख दिया कि दिया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि AB + CD बराबर AD + BC। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये हम जानते हैं प्रमेय 10.2 से, है ना। तब यहाँ पर हो जाएगा, लिख देते हैं बाह्य बिंदु A के लिए, लिख देते हैं बाह्य बिंदु A के लिए। इसी प्रकार से हमें 4 समीकरण प्राप्त होंगे और सिंपल उसको हम लोग जोड़ देंगे तो हम यह सिद्ध कर पाएंगे, है ना। बाह्य बिंदु जब A है तो यहाँ पर यह लंबाई आपस में बराबर होगा AP और AS। तो यहाँ पर पहले हम AP को लिखते हैं और इस बात को हम ध्यान में रखते हुए लिखते हैं ना कि यहाँ पे AB और प्लस CD को हम लोग बाएं पक्ष में रखेंगे आए और यहाँ पे दाहिने पक्ष में AD + BC आए। तो यहाँ पर जो AB की लंबाई है तो इसमें AP है तो यहाँ पे AP को लिख देते हैं, AP बराबर हमने यहाँ पे AS को लिख दिया, ठीक है, AP बराबर AS। इस प्रकार बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1 और लिख देते हैं बाह्य बिंदु फिर यहाँ पे B के लिए। जब बाह्य बिंदु B रहेगा ना तो यहाँ पर स्पर्श रेखा यहाँ पे BP को लिख देते हैं और यहाँ पे BQ को, यह दोनों लंबाई आपस में बराबर होंगी तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब पहले इसी को लिखते हैं ना, BP बराबर होगा BQ, ठीक है। और ये बना समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिख देते हैं बाह्य बिंदु C के लिए। यहाँ पे बाह्य बिंदु C के लिए हम बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं AB + यहाँ पे CD, मतलब यह हमारी लंबाई दिखाना ना, तो पहले हम इसको लिखते हैं ना, यहाँ पे CR को, इस लंबाई को, और यहाँ पे CQ को हमें बराबर दिखाना है तो पहले हम इसको लिखते हैं क्योंकि हमें CD को दिखाना है ना। तो CD वाली लंबाई यहाँ पर CR में आएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं CR बराबर यहाँ पे CQ। दोनों ही लंबाई आपस में बराबर है, बस यहाँ पे पहले और बाद में हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चूँकि हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना, इसलिए यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं तथा बाह्य रहेगा बिंदु D के लिए। अब यहाँ पे D के सापेक्ष यदि हम लोग बात करें तो हमें चाहिए इसमें यह वाली भुजा चाहिए ना CD। तो यहाँ पे पहले यहाँ पर यही स्पर्श रेखा है जो यहाँ पे DR है और यहाँ पे DS, यही आपस में लंबाई बराबर है, ठीक है। तो हम पहले DR को लिखते हैं फिर यहाँ पे DS के बराबर लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं DR बराबर यहाँ पे DS, यहाँ पे बनना समीकरण नंबर 4 लिख देते हैं। अब समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोनों पक्ष आपस में बराबर है, बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ दीजिए, दाहिने पक्ष को दायां में। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं AP प्लस यहाँ पे BP और प्लस यहाँ पे CR और प्लस यहाँ पे DR बराबर AS प्लस यहाँ पे BQ और प्लस यहाँ पे CQ और प्लस यहाँ पे DS। चलिए AP
और प्लस यहाँ पे BP, AP और प्लस यहाँ पे BP, यह लंबाई पूरी क्या है, AB है। यहाँ पर ये हो गया AB प्लस CR प्लस यहाँ पे देख लेते हैं CR प्लस यहाँ पे DR, तो यहाँ पे CR और यहाँ पर है DR, यह पूरी लंबाई क्या है, CB है। यहाँ पे लिख देते हैं, यह हो गया CB नहीं CD है, ठीक है। यह पूरी लंबाई क्या है, CD बराबर AS प्लस यहाँ पे BQ, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर AS और प्लस यहाँ पे हम लोग DS को लेना पड़ेगा, AS और यहाँ पे DS, यह पूरी लंबाई मिलकर क्या बनेगी, AD बन जाएगा, ठीक है। AS और प्लस यहाँ पे DS, यह मिलकर बना AD बन गया। और यहाँ पे BQ और प्लस यहाँ पे CQ, यहाँ पे BQ और प्लस यहाँ पे CQ, यह पूरी लंबाई क्या है, CB है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे CB और चलिए BC लिखा हुआ है, यहाँ पे BC बोले या CB बोले, दोनों प्रकार से बात है कि अब BC लिखा हुआ है तो हम BC ही लिख देते हैं, यहाँ पे BC, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ, यही हमें सिंपल सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 9 दे दिया गया है, आकृति 10.13 में यक्स वाई तथा यक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर वृत्त का केंद्र आपको O दे दिया गया है और यक्स वाई एक रेखा है जो कि यह भी स्पर्श रेखा और साथ साथ यह भी स्पर्श रेखा है, यक्स डैश वाई डैश, और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB यहाँ पे दे दिया गया है ना, और स्पर्श बिंदु यहाँ पे C, ठीक है। स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा, यह भी वृत्त की एक स्पर्श रेखा ही है, AB जो है ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यहाँ पे देखिए यक्स वाई को A तथा यक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। जो स्पर्श रेखा AB है ना, यहाँ पर स्पर्श रेखा यक्स वाई को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है तथा यहाँ पर यक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा को, यह जो दूसरी स्पर्श रेखा है AB, बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे AOB बराबर यहाँ पे 90 अंश, AOB यहाँ पर यह वाला कोण हमें 90 अंश सिद्ध करना है। तो देखिए सिंपल हम लोग इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, यहाँ पे इस कोण को यदि हमें 90 अंश दिखाना है तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे AOB, यहाँ पर यदि हम लोग इसको समकोण त्रिभुज सिद्ध कर दें, यदि हम लोग इन दोनों कोणों का योगफल, यह कोण और यह कोण, इन दोनों कोणों का योगफल यदि हम दिखा दें 90 अंश है, तो यहाँ पे तीसरा कोण ऑटोमेटिक 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे AOB का मान 90 अंश हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। इन दोनों कोणों का योग हम किस प्रकार से 90 अंश दिखाएंगे, देखिए इसके लिए हम लोग O और C को यहाँ पर हम डॉट डॉट करके मिला दिए। अब यहाँ पर एक आपको चतुर्भुज बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे OCAP, यहाँ पर भी चतुर्भुज बना, साथ साथ यदि हम OC को मिला दिया तो OCBQ, यहाँ पर यह भी आपको चतुर्भुज बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब सिंपल हम लोग क्या कर देंगे ना कि इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप सिद्ध कर देंगे। कैसे सिद्ध होगा, यहाँ पर जो एक वृत्त है, वृत्त के लिए यहाँ पर ये एक स्पर्श रेखा की तरह काम करेगा, AP स्पर्श, यह बाह्य बिंदु हो जाएगा A और स्पर्श रेखा हो जाएगा यह AP, और यहाँ पर यह भी हो जाएगा स्पर्श रेखा, तो यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगा AP और यहाँ पे AC। प्रमेय 10.2 से कोई भी वृत्त रहता है, यदि एक ही बिंदु से कोई भी बाह्य बिंदु रहेगा, उससे जो भी आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो समान लंबाई की होती हैं, तो यहाँ पर AP और AC आपस में बराबर हो जाएगा। साथ साथ वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर OP भी है, OC भी है, यह दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। साथ साथ यहाँ पे OA इन दोनों त्रिभुजों में इस्तेमाल हो रहा है, तो यह उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो यहाँ पे संगत कोण बराबर हो जाएगा, यह वाला कोण और यह वाला कोण, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी B भी बाह्य बिंदु है और यहाँ पे BC भी स्पर्श रेखा है और यहाँ पर BQ भी स्पर्श रेखा है, यह दोनों लंबाइयाँ भी आपस में बराबर हो जाएगा। प्रमेय 10.2 से यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो गया, और यहाँ पे OC और यहाँ पे OQ, यहाँ पर यह दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और OB यह दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पे साइड समरूपता से यह दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा ना, समरूप हो दोनों त्रिभुज, तो यहाँ पे संगत भुजाएं आपस में बराबर, मतलब संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और अब हमें पहले ही दे दिया गया कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं यक्स वाई और यक्स डैश वाई डैश, यहाँ पर यह समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल बराबर रहता है। तब हम लोग यह वाला जो कोण बन रहा है और जो यहाँ पर यह वाला कोण बन रहा है, यहाँ पे पूरे कोण की हम चर्चा कर रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, यहाँ पे AB हो जाएगा तिर्यक रेखा, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा 180 अंश।
तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सिद्ध कर देंगे कि यहाँ पर जो सिंपल इतना कोण बन रहा है और यहाँ पर इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे तीसरा ऑटोमेटिक यह 90 अंश सिद्ध हो जाएगा। AOB बराबर यहाँ पर 90 अंश हमें प्राप्त होगा, है ना। तो सिंपल इस आकृति को बनाते हैं और यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इसको नोट करते हैं और इसको यहाँ पर हम लोग AOB बराबर 90 अंश सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। आकृति को सिंपल हमने नोट कर दिया और केंद्र O को स्पर्श बिंदु C से हमने मिला दिया। यहाँ पर हमें जो भी दिया था उसको हमने नोट कर दिया। दिया है x y तथा x डैश y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB x y को A तथा x डैश y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। जो यहाँ पर स्पर्श बिंदु C है और यहाँ पे जो भी स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, यहाँ पे x y रेखा को A पर और x डैश y डैश रेखा को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध कर देना है AOB, यहाँ पर यह जो पूरा कोण बना है ना, यह हमें 90 अंश सिद्ध करना है। और रचना हमने कर दिया, इसको हमने सिंपल लिख दिया कि यहाँ पर बिंदु O को बिंदु C से हमने इस प्रकार सिंपल मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों की चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर यह वाला कोण है ना, जो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है APO और ACO, यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। सिंपल यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा, है ना। यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने का प्रयास करते हैं। लिख देते हैं APO, लिखते हैं आगे। अब त्रिभुज APO तथा त्रिभुज ACO में हम यहाँ पे लिख देते हैं AP बराबर हो जाएगा AC, यहाँ पे AP बराबर वो हो जाएगा AC के, ठीक है। और ये हमने किस प्रकार से बोला, लिख देते हैं इसको प्रमेय 10 प्रमेय रहेगा 10.2 से हम इसे बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रमेय 10.2 हमने लिख दिया। आप चाहें तो पूरे प्रमेय को लिख सकते हैं कि कोई भी वृत्त रहेगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं यहाँ पे समान होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। यहाँ पे AP बराबर AC हमने लिख दिया, ठीक है। यह वाली भुजा आपस में बराबर हो गया। साथ ही साथ OP और बराबर यहाँ पे OC होगा। यहाँ पे लिख देते हैं OP बराबर OC होगा। ऐसा क्यों, लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, आप कितना हो भी सारे वृत्त की त्रिज्याएं खींचेंगे, ये सब आपस में बराबर ही रहेगा। यहाँ पे OC और OP आपस में बराबर रहेगा। यहाँ पे OA दोनों त्रिभुजों में, मतलब दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। यहाँ पे लिख देते हैं OA बराबर OA, यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ हो गया। तब यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते त्रिभुज APO समरूप ACO। ऐसा हमने क्यों लिखा, लिख देते हैं साइड समरूपता से। जब त्रिभुज की तीन संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तब यहाँ पर संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा। यह वाला कोण इस कोण के साथ साथ जो यहाँ पर आपका कोण बना है ना, यहाँ पर और यहाँ पर कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ता तो उसको भी हम लोग लेते हैं, लेकिन फिलहाल में हम इसी की चर्चा करते हैं। यहाँ पर यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए इसे नामकरण कर देते हैं OAP और OAC। लिख देते हैं कोण OAP बराबर हो जाएगा कोण OAC हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख देते हैं CPCT से। CPCT का मतलब जब भी दो त्रिभुज समरूप रहते हैं, यदि संगत कोणों को बराबर दिखा देना है या संगत भुजाओं को बराबर दिखाना है तो यहाँ पे CPCT आप केवल लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं ना। अब यहाँ पर जो बड़ा सा कोण दिख रहा है, इस कोण की हम पूरे कोण की चर्चा कर लेते हैं ना। यहाँ पे यह वाला कोण आपस में बराबर है। हमने बताया कि दोनों कोण आपस में बराबर है। मान लेते हैं कि यहाँ पर यह 20 अंश का है, तो यहाँ पे पूरा क्या है 40 अंश का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पूरे कोण के बराबर हम क्या इस कोण का दोगुना लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी का दोगुना कर देंगे तो यह पूरा कोण हो जाएगा। हमने अभी सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर यह वाला कोण आपस में बराबर है ना। यहाँ पे इतना कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम यदि OAC इसी का यदि हम दोगुना लिख देंगे तो वहीं PAC हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं। तब यहाँ पे कोण PAC बराबर यह दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे OAC का कोण लिखते हैं, OAC का हमने दोगुना लिख दिया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पे इन दोनों कोणों को हमने बराबर दिखा दिया और यहाँ पर जब बराबर है तो इसका यदि हम मान लेते हैं OAC का जब दोगुना कर देंगे तो यह पूरा कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे APC कोण बराबर हमने लिख दिया
ओ ए सी का 2 गुना, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनका 2 गुना कर देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी बराबर दिखा देते हैं। यहाँ पर चलिए इस प्रकार दिखा देते हैं, सी बी क्यू, यहाँ पर यह जो पूरा कोण है, जैसे हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया ना इस कोण का 2 गुना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा इस कोण का 2 गुना, इस कोण का जो 2 गुना रहेगा यह बड़े वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर यह हो जाएगा, इसी प्रकार सी बी क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं कोण सी बी क्यू, यह बराबर हो जाएगा 2 गुना कोण, यहाँ पर सी बी ओ भी लिख सकते हैं, ओ बी सी भी लिख सकते हैं, चलिए ओ बी सी ही लिख देते हैं, ओ बी सी हमने लिख दिया। इस प्रकार से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिख देते हैं, अब देख लीजिए जो यहाँ पर यह पूरा कोण बन रहा है और यहाँ पर यह जो पूरा कोण बन रहा है, यह इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी दो समांतर रेखाएं रहती हैं, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योगफल कितना 180 अंश होता है। यहाँ पर ये जो पूरा कोण बन रहा है और यहाँ पर जो पूरा कोण बन रहा है, इसका योगफल होगा 180 अंश। अब आगे लिखते हैं, चूँकि यहाँ पर हमें प्रश्न में दे दिया गया है कि यक्स वाई समांतर है, यक्स यहाँ पे कैपिटल रहेगा, कैपिटल यक्स और यहाँ पे कैपिटल वाई डैश, चूँकि ये समांतर है इसलिए यहाँ पे कोण पी ए सी प्लस कोण यहाँ पे जिस प्रकार से हमने नामकरण किया है इस कोण का सी बी क्यू हमने नामकरण किया है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से लिख देते हैं कोण सी बी क्यू, इनका योगफल 180 अंश। ऐसा हमने क्यों लिखा, लिख देते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब चलिए इसका हम लोग वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं, समीकरण अब लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, हम लोग कर इसीलिए रहे हैं कि यह वाला कोण इस कोण का और यहाँ पे इस कोण का योगफल अभी हम लोग दिखा देंगे 90 अंश, है ना, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 90 अंश, यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से पी ए सी का वैल्यू हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे यही 2 गुना कोण ओ ए सी और प्लस यहाँ पे सी बी क्यू का, इसका हमने लिखा हुआ है, ज्ञात किया हुआ है कोण ओ बी सी बराबर है 180 अंश। दोनों पदों में से 2 उभयनिष्ठ है, 2 हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी, कोष्टक बंद, बराबर यहाँ पे 180 अंश, यहाँ पे गुणा में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, हर में चला जाएगा, तो यहाँ पे कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी, अब यहाँ पे 180 अंश बटा 2 हो जाएगा, बराबर हमें 90 अंश प्राप्त होगा। एक बार पुनः यहाँ पे लिख देते हैं, कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी, इनका योगफल हमें 90 अंश प्राप्त हुआ। अब देखिए चूँकि यहाँ पे ओ ए सी, यहाँ पे इतना कोण ओ ए सी और प्लस यहाँ पे ओ बी सी, इन दोनों कोणों का योगफल हमने 90 अंश ज्ञात कर दिया, तो यहाँ पे तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक 90 अंश हो जाएगा। हमें पता है ना त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना, तो यहाँ पे यह इन दोनों कोणों का योगफल हमने 90 अंश सिद्ध कर दिया, तीसरा ऑटोमेटिक 90 अंश हो जाएगा और यही हमें सिद्ध करना है। चलिए इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब आगे हम लोग हल करते हैं, त्रिभुज यहाँ पे ए ओ बी में, यहाँ पे ए ओ बी में इस त्रिभुज के तीनों अंत कोणों को हम लोग जोड़ते हैं। एक तो हो जाएगा ए ओ बी, यहाँ पे एक हो जाएगा ए ओ बी और प्लस इसका जिस प्रकार से हमने नामकरण कर दिया है ओ, एक होगा ओ ए सी, यहाँ पे ओ ए बी भी कह सकते हैं ना, दोनों प्रकार से इसी कोण की चर्चा हो रहा है ना, तो चलिए हम ओ ए सी ही लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रकार से बात सेम होगा, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। या हम इसको इसी कोण को ओ ए सी भी बोल सकते हैं, यहाँ तक यदि हम भुजा की लंबाई ले रहे हैं तो ओ ए सी या फिर ओ ए बी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ओ ए सी हम यहाँ पे आगे प्रश्नों में हमने चर्चा किया है ओ ए सी का, तो हम भी यहाँ पे सी तक ही लेते हैं, फिलहाल में इसी कोण की चर्चा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कोण ओ ए सी और प्लस और ओ बी सी, कोण ओ बी सी, इनका योगफल 180 अंश लिख देते हैं, कारण त्रिभुज के
अंतः कोणों का योग। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से इसका वैल्यू हमने पहले से ज्ञात कर दिया है ना, कोण ओ ए सी और प्लस कोण ओ बी सी। यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए ओ बी, और इसका तो हमने अभी ज्ञात कर दिया था समीकरण 3 में, इनका 90 अंश। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर देते हैं 90 अंश बराबर यहाँ पे 180 अंश, या प्लस में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 180 अंश ऋण यहाँ पे 90 अंश। यहाँ पे ए ओ बी बराबर हमें 180 अंश में से 90 अंश घटा देंगे, हमें 90 अंश प्राप्त होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 10 दे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 अंश हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस प्रकार से वृत्त है, और वृत्त के बाहर एक बिंदु हम मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है, और इस पर से यदि स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो आप केवल 2 स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, है ना, एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर इस प्रकार से स्पर्श रेखा बनेगा, और ये जो भी दोनों स्पर्श रेखाएं रहेंगी उनकी लंबाई आपस में सेम रहेगा, और यहाँ पर हम केंद्र बना देते हैं ना। और देख लेते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न, कि यहाँ पे स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो यहाँ पे स्पर्श रेखाएं दोनों के बीच यही सिंपल कोण बनेगा। ठीक है, अब आगे दे दिए गए स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। यहाँ पे स्पर्श बिंदु यही है और केंद्र पर देख लेते हैं अंतरित कोण यही हो जाएगा। यहाँ पे स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर इन्हीं रेखाखंडों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और केंद्र पर अंतरित कोण इस कोण की चर्चा कर रहा है ना, द्वारा अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये इन्हीं दोनों कोणों का हमें योगफल 180 अंश सिद्ध करके दिखाना है ना। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर बी मान लेते हैं, और यहाँ पर सी मान लेते हैं, और यहाँ पर ओ मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर कोण ओ और प्लस कोण ए, इन दोनों कोणों का योगफल हमें दिखाना है कितना, यहाँ पे 180 अंश इन दोनों का। हमें प्रमेय 10.1 में हम पता है ना कि कोई भी वृत्त है, वृत्त पर यदि कोई आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो स्पर्श बिंदु और केंद्र से जो भी आप त्रिज्या खींच रहे हैं यह परस्पर लंब होता है। कौन लंब होता है, यहाँ पे त्रिज्या और स्पर्श रेखा यह परस्पर लंब होता है, यह भी 90 अंश का कोण बनाता है, यह भी 90 अंश का कोण। तो यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज, इस चतुर्भुज की हम लोग चर्चा कर लेंगे। चतुर्भुज के अंतर कोणों का योगफल कितना, 360 अंश होता है। इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि 90 या 180 अंश हो गया, तो इन दोनों कोणों का भी योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा ना। तो संपूरक हो जाएंगे आपस में, केवल हमें यही सिद्ध करना है ना। चलिए इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। इस प्रकार से हमने आकृति बना दिया और इसके बारे में हमने सिंपल लिख दिया कि माना बाह्य बिंदु ए से, बाह्य बिंदु ए हमने मान लिया से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ए है। हमने यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची और यहाँ पर इस कोण का नामकरण 1 कर दिया है, तथा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो भी है केंद्र पर, यहाँ पे कोण पर अंतरित कोण 2 है, यहाँ पर अंतरित कोण हमने कोण 2 मान लिया, और हमें इसे ही संपूरक सिद्ध करना है ना। यहाँ पे इन दोनों कोणों का योगफल संपूरक सिद्ध करना है कोण 1 प्लस इसका हमने कोण 2 नामकरण कर दिया, इनका योगफल हमें 180 अंश सिद्ध करना है। चलिए हम लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पर जो AC है यहाँ पे OC यह लंब है, हम लिख देते हैं चूँकि यहाँ पे OC यह लंब है AC पर, तथा यहाँ पर A जो OB है ना, वह भी क्या है, लंब है AB पर। ऐसा क्यों हो रहा है, यह हो रहा है प्रमेय 10.1 से। हमें पता है कोई भी वृत्त रहेगा और कोई भी आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श बिंदु से यदि आप त्रिज्या खींच रहे हैं ना तो यह परस्पर लंब होता है। मतलब यहाँ पे जो भी वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ पे स्पर्श रेखा ये परस्पर लंब होते हैं ना। तो यहाँ पर हमने लंबवत लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं तब, और यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रमेय यह 10.1 से हम बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर इस बात को आप पूरी चाहें तो लिख सकते हैं, किसी वृत्त के किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। इस बात को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोण 3 बराबर भी यहाँ पे 90 अंश होगा, तथा और जो यहाँ पे कोण 4 बन रहा है यह भी क्या है, 90 अंश का ही कोण है। यहाँ पर भी ये 90 अंश का ही कोण है, तथा यहाँ पे जो कोण 4 है यह भी कितना है, यह 90 अंश का है। अब यहाँ पे चतुर्भुज के हम अंतः कोणों की चर्चा कर लेते हैं ना। यहाँ पे लिख देते हैं, अब
चतुर्भुज यहाँ पे ए बी ओ सी में, चूँकि चतुर्भुज के यहाँ पे चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, इसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लिख देते हैं कोण 1 प्लस यहाँ पे कोण 2 और प्लस कोण 3 और प्लस कोण 4, इनका योगफल कितना 360 अंश। यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज के अंतःकोण, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हमें पता है ना, कोण 3 का वैल्यू पता है और कोण यहाँ पे 4 का वैल्यू पता है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण 1 प्लस यहाँ पे कोण 1 है और कोण 2 प्लस ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है और बराबर यहाँ पे 360 अंश। यहाँ पे लिख देते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, यह 90 90 180 अंश हो जाएगा और बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 360 अंश, ऋण यहाँ पे 180 अंश हो गया। ठीक है, इनका योगफल 180 अंश होगा, प्लस में रहेगा, बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण 1 प्लस यहाँ पे कोण 2 बराबर यहाँ पे 18 दूना 36, आपको 180 अंश ही प्राप्त होगा। 360 अंश में से 180 अंश घटा देंगे तब आपको मिलेगा 180 अंश। ठीक है, अतः हमें यही सिद्ध करना था, कोण 1 प्लस कोण 2 इनका योगफल हमें 180 अंश सिद्ध करना था और यहाँ पर हमने सिद्ध करके दिखाया। यहाँ पर हम लिख दिया सिद्ध हुआ, अतः किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है, मतलब उनका योगफल 180 अंश होता है। इसको हमने सिद्ध करके भी दिखाया। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज मतलब यहाँ पे समभुजाएं बराबर और समांतर रहते हैं। यहाँ पर एक हम सिंपल वृत्त बना देंगे, जिस प्रकार से कथन दिया हुआ है, एक वृत्त बना देंगे और यहाँ पे इसके परिगत मतलब बाउंड्री पर हम लोग इस प्रकार से समांतर हम लोग चतुर्भुज की इस प्रकार से रचना कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद अब हमें ना यहाँ पे समचतुर्भुज मतलब यहाँ पे चारों भुजाओं की लंबाई भी हमें बराबर दिखाना है ना। समांतर चतुर्भुज तो समचतुर्भुज जो रहेगा वो समांतर चतुर्भुज तो रहेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर हमें चारों लंबाइयों को आपस में बराबर दिखा देंगे तो वही हो जाएगा समचतुर्भुज, है ना। आकृति को बनाते हैं और ABCD हम लोग नामकरण कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ इनका हम लोग स्पर्श बिंदुओं को भी नामकरण हम लोग कर देंगे। चलिए L M N O, इस प्रकार से आकृति सिंपल हमने बना लिया और इसके बारे में हमने लिख दिया कि माना किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसकी स्पर्श बिंदु यहाँ पर L M N O, इस प्रकार से हमने मान लिया। सिद्ध करना है कि ABCD समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज यहाँ पे समांतर चतुर्भुज तो रहता है, तो यहाँ पर ये पहले हमें दे दिया गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। केवल हम यदि हम लोग भुजाओं को सभी भुजाओं को यदि आपस में बराबर दिखा देंगे तो हो जाएगा समचतुर्भुज। ABCD समचतुर्भुज है, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD, यहाँ पे चतुर्भुज की चारों भुजाएं हमें बराबर दिखाना है ना। और यहाँ पे यदि इसका हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा, ये हमें दिया है कि यहाँ पे AB यहाँ पे समांतर है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज मतलब यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में समांतर है। AB बराबर यहाँ ये भी समांतर है CD के। ठीक है, कामा, और यहाँ पे BC समांतर है यहाँ पे AD के। समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं समांतर होती हैं तथा यहाँ पर समूह भुजाएं आपस में बराबर भी रहती हैं। AB बराबर है CD के, यह भुजाएं भी आपस में बराबर है, कामा, और BC जो भुजा है ना वो भी AD के आपस में बराबर ही है। यह आपको दिया हुआ है। चलिए इतना आगे हम लोग लिखते हैं, हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, जो कि होता है प्रमेय 10.2 होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे बाह्य बिंदु, यदि हम लोग इस वृत्त के सापेक्ष बाह्य बिंदु A की बात करें तो यह वाली भुजा जो AL है वह AO के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से दिखाते हैं हम, तब AL बराबर हो जाएगा AO के। ठीक है,
कामा यह हो जाएगा। और इसी को हम लोग दिखा दें, और हम लोग यहाँ पे ए बी भुजा का ध्यान में रखते हुए चलते हैं ना, तो यहाँ पर बी एल बाह्य बिंदु यदि बी की बात करें तो यहाँ पर स्पर्श रेखा ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई आपस में बराबर होगा। बी एल बराबर हो जाएगा बी एम के, यह होगा। इसी प्रकार जब बाह्य बिंदु सी की चर्चा करेंगे तब यहाँ पर यह जो स्पर्श रेखाएं यह आपस में बराबर होगा सी एन और सी एम। तो यहाँ पर पहले हम लोग सी एन को लिखते हैं, यहाँ पे सी एन बराबर होगा सी एम, तथा एक लास्ट यहाँ पे इस बिंदु की चर्चा करते हैं, पहले इसको लिखते हैं ना, यहाँ पे डी एन और यहाँ पे जब बाह्य बिंदु डी रहेगा तो स्पर्श रेखा डी एन और डी ओ यह आपस में बराबर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं डी एन बराबर होगा डी ओ। लिखते हैं सभी समीकरणों को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ देते हैं, दाएं पक्ष को दाएं में। तो यहाँ पे ए एल हो जाएगा, यहाँ बाएं सभी बाएं पक्ष को जोड़िए, यहाँ पे ए एल प्लस यहाँ पे बी एल और प्लस यहाँ पे सी एन और प्लस यहाँ पे इसको डी एन को, और दाहिने पक्ष को दाहिने में ए ओ और प्लस यहाँ पे बी एम प्लस यहाँ पे सी एन और प्लस यहाँ पे डी ओ। अब यहाँ पे ए एल प्लस यहाँ पे बी एल, जो ए एल और प्लस यहाँ पे जो बी एल है वही तो ए बी है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा ए बी और प्लस और सी एन प्लस डी एन यह है क्या, यहाँ पे सी एन और डी एन यहाँ पर पूरी लंबाई है सी डी, तो यहाँ पर ये हो गया सी डी। और बराबर की तरह ए ओ और प्लस डी ओ, देख लीजिए ए ओ और यहाँ पे डी ओ यह पूरी लंबाई क्या है ए डी, ए ओ और प्लस डी ओ मिलकर हो गया ए डी और प्लस और बी एम और प्लस यहाँ पे सी एन, यहाँ पे सी एन और बराबर यहाँ पे सी एम हमें लिखना था, यहाँ पे एम है, यह एम है, बी एम प्लस सी एम, यहाँ पे बी एम और प्लस सी एम यह मिलकर बनेगा सी बी, यहाँ पे लिख देते हैं सी बी। ठीक है, इतना हमने सिद्ध किया। अब देखिए इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने अभी बताया ना कि जो भी समांतर चतुर्भुज रहता है उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर रहती हैं, तो ये हमने बता दिया है कि ए बी और यहाँ पे सी डी आपस में बराबर है, और यहाँ पे बी सी और यहाँ पे ए डी यह आपस में बराबर है। अब केवल हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए इसे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, इसे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ए बी तथा बी सी के मान को समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ए बी के स्थान पर हमें क्या सी डी प्रतिस्थापित कर देना है, तो यहाँ पर ए बी है ना, ए बी के स्थान पर हम यहाँ पे केवल सी डी प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्लस यहाँ पे सी डी तो पहले से ही है, और बराबर यहाँ पे चलिए ए डी को इसी प्रकार से लिख देते हैं, और प्लस यहाँ पर जो सी बी है या फिर बी सी भी उसे बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पर बी सी बोल दीजिए या सी बी, दोनों प्रकार से बात है कि इसके बराबर हम ए डी प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे ए डी तो पहले से है और यहाँ पे बी सी बराबर है, बी सी वाली जो भुजा है वो ए डी के बराबर है, तो यहाँ से हमने ए डी प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 सी डी बराबर 2 ए डी, यहाँ पर 2 गुणा में दोनों पक्षों में, अब 2 गुणा में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, भागा में हो जाएगा, अंश और हर में 2 आ जाएगा, दोनों अंश और हर विभाजित हो जाएगा, या फिर लिख देते हैं सी डी बराबर ए डी हो जाएगा। यहाँ पर सी डी बराबर हमने ए डी सिद्ध कर दिया, जो यहाँ पे सी डी भुजा है यह वाली भुजा हमने यहाँ पे ए डी के बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, यह दोनों भुजाएं बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी डी यह पहले से आपस में बराबर था, इस भुजा को हमने इस भुजा के बराबर सिद्ध कर दिया, है ना, इन दोनों भुजाओं को हमने बराबर सिद्ध कर दिया, और यहाँ पे चूंकि यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, इस प्रकार चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। या फिर यहीं से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ पर चूंकि हमने ए बी के मान को प्रतिस्थापित किया है ना, इस बार हम लोग देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर है, ए बी और सी डी आपस में बराबर है, सी डी के स्थान पर यदि हम लोग ए बी प्रतिस्थापित कर देते तो यहाँ पर 2 ए बी हमें प्राप्त होता, और यहाँ पे ए डी के स्थान पर हम लोग बी सी या फिर सी बी कह लीजिए, सी बी हम लोग प्रतिस्थापित कर देते तो ए बी बराबर हमें यहाँ पे बी सी प्राप्त हो जाता। लिख देते हैं इसी प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता, ए बी बराबर हमें
BC प्राप्त हो जाता। ठीक है, और यह चारों भुजाएं आपस में बराबर ही हैं। चलिए इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं, और इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं, और इन दोनों समीकरणों को भी हम यहीं पे नोट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो समीकरण 1 है ना, वह यही है, AB बराबर CD है, और यहाँ पे BC बराबर AD है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे दिया गया था कि समूह भुजाएं बराबर और समांतर, ये हम लोग का समीकरण नंबर 1 था। समीकरण नंबर 2 था। अब इसको देखिए, इन्हीं चारों समीकरणों से देख लीजिए, यहाँ पर AB बराबर BC के हो गया, तो यहाँ पर BC बराबर AD है, AD जो बराबर है CD के, CD क्या है, AB के बराबर है। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। लिख देते हैं समीकरण 1, 2, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से इन चारों समीकरणों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, इसका 1, 2 और यहाँ पे 4, 5, 1, 2, 4 को ले लेते हैं, और यहाँ पे समीकरण 5 को, है ना, इसको नहीं, समीकरण 3 को नहीं। यहाँ पे समीकरण 1, 2 और 4, 5 की मदद से हम कह सकते हैं कि AB बराबर है BC के, और यहाँ पे BC बराबर है CD के, और CD बराबर है यहाँ पे AD के। ठीक है, इन समीकरणों से हमने बता दिया कि AB भुजा बराबर BC बराबर यहाँ पे CD और बराबर AD है ना। प्रश्न में हमें पहले दे दिया गया था कि यह वाली भुजाएं समूह भुजाएं बराबर और समांतर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर थी। ठीक है, और यहाँ पर यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर था, और हमने यहाँ पर इस भुजा को इस भुजा के बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, यह वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, साथ साथ इस भुजा को भी इस भुजा के हमने बराबर सिद्ध कर दिया। चार भुजाएं आपस में बराबर है। अतः हम लिख देते हैं, अतः ABCD चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है, जिसमें ये तो समांतर चतुर्भुज रहेगा ही, साथ साथ चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। तो यहाँ पे चारों भुजाओं के बराबर हमने सिद्ध कर दिया। एक सम चतुर्भुज है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 हल हुआ। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और यहाँ पे CD है ना, BD और यहाँ पे DC, यहाँ पे BD और यहाँ पर ये हो गया CD, इसकी चर्चा कर रहा है। जिनमें स्पर्श बिंदु D है, स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, जो यहाँ पे BC भुजा विभाजित है, की लंबाई आपको दे दिया गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे BD की लंबाई आपको दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसका, यहाँ पे DC का लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दिया। देखिए आकृति 10.14, इसी आकृति की बात कर रहा है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। हमें भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर देना है AC, और यहाँ पे AB की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका लंबाई हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। वृत्त की त्रिज्या हमें 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर AC और AB भुजा की लंबाई हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर यदि हमें लंबाई ज्ञात करना था, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पर्श बिंदु कोई है, यहाँ पे D हो गया। चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं E है। ठीक है, यहाँ पर E स्पर्श बिंदु है, और यहाँ पे स्पर्श बिंदु E हो गया, F मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने स्पर्श बिंदुओं को मान लिया। तो यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी वृत्त रहेगा, यदि कोई बाह्य बिंदु है और उससे यदि आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना, तो उनकी लंबाई आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे बाह्य बिंदु यदि C है, तो यहाँ पे CD की जो लंबाई होगा वहाँ यहाँ पे ना CF की लंबाई भी आपस में बराबर होगा। यह भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है ना CF। और यदि बाह्य बिंदु B के सापेक्ष हम लोग बात करें, हम प्रमेय 10.2 की मदद से बता रहे हैं, यहाँ पर भी उसी प्रकार से होगा। यहाँ पे बाह्य बिंदु B की चर्चा करें तो यहाँ पर भी BE भी स्पर्श रेखा है, और यहाँ पे BD भी स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों की लंबाई हम यहाँ आपस में बराबर होगा। ये 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर उसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ पे बिंदु A के सापेक्ष, यह भी इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है, और यहाँ पे इसी से स्पर्श रेखाएं दो खींची गई हैं, AF और AE, तो इनकी भी लंबाई आपस में बराबर होगा। हालांकि अभी हमें ज्ञात नहीं है। इसी की लंबाई मान लेते हैं, चलिए यक्स है, तो यहाँ पर भी यक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बाह्य बिंदु रहता है, उसे यदि आप वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उनकी लंबाई आपस में बराबर रहती है। तो यहाँ पर यह दोनों आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ पे इसी यक्स का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए इस यक्स का हम लोग वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हम यहाँ से O से E को मिला देंगे, O को हम E बिंदु से मिला देंगे, और साथ साथ O को हम यहाँ पे F बिंदु से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, A से O को भी मिला देंगे। यहाँ पे A से O को हमने मिला दिया। अब यहाँ से O से हम B को भी मिला देंगे, और O से हम सिंपल C को भी मिला देंगे। इस प्रकार देखिए 3 त्रिभुज बन रहे हैं ना। इन त्रिभुजों की हम केवल चर्चा करें। देखिए एक यह त्रिभुज बन रहा है, इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई हमें ज्ञात है। आधार यह हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार यहाँ पर
ए सी हो जाएगा, है ना। तो 6 और प्लस यहाँ पे x, 6 प्लस x हो जाएगा। इसका आधार ऊंचाई तो हमें पता है कि यहाँ पर वृत्त का केंद्रीय ऊंचाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लंबवत ऊंचाई रहेगा, है ना। यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है और ये होगा प्रमेय 10.1 से। हमें पता है कि कोई वृत्त रहता है, यदि उस पर कोई आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श बिंदु से यदि आप केंद्र को मिलाते हैं तो यह परस्पर लंब रहता है ना, स्पर्श रेखा। और यदि त्रिज्या को आप मिला रहे हैं तो यह परस्पर लंबवत रहता है। तो यहाँ पे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। साथ साथ यहाँ पर भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो यहाँ पे OCB, जो यहाँ पे यह त्रिभुज बन रहा है ना, इसका भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है ना। जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है BOA, इस त्रिभुज का भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ऊंचाई तो सेम ही रहेगा 4 सेंटीमीटर और साथ साथ यहाँ पे आधार इसका यही है 8 + x सेंटीमीटर। इस प्रकार से 3 त्रिभुजों का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और सबको जोड़ देंगे तो संपूर्ण यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। अब इसके लिए हम हीरोन सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। हीरोन सूत्र होता है करणी में S बराबर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही होता है करणी में। हीरोन सूत्र से हम कोई भी त्रिभुज हमारे पास रहता है, यदि उसका यदि हमें परिधि ज्ञात है, परिधि मतलब यहाँ पे उसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात है, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जोड़कर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उस प्रकार से भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन सूत्र से। और सिंपल हम लोग उसका वैल्यू प्रतिस्थापित करके यहाँ पे x का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। और जब फिर हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे AC की लंबाई ज्ञात कर देंगे। x का मान जो भी रहेगा उसमें 6 जोड़ देंगे, AC की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। और x का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, उसमें 8 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो AB का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा, है ना। आकृति हमें यही दे दिया गया था और इसके बारे में लिखा था कि एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या हमें 4 सेंटीमीटर दे दिया गया था और इसके परिगत एक त्रिभुज ABC है और उसमें त्रिभुज में हमें दे दिया गया था कि CD बराबर 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे BD बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया है CD बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तथा ये हमने क्या रचना किया कि O से C को मिला दिया, O से B को मिला दिया, O से A को मिला दिया। इसको हमने लिख दिया OC OB और OA को मिलाया, ये हमने लिख दिया। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। ये होता है प्रमेय 10.2। तब यहाँ पर हमने ये बताया था कि ये 6 सेंटीमीटर ये बाह्य बिंदु C के लिए सापेक्ष, यहाँ पर यह स्पर्श रेखा है, साथ साथ CD और यहाँ पे CF यह स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। तब यह 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, इसको हमने लिख दिया। और उसी प्रकार यहाँ पर हमने लिख दिया जब बाह्य बिंदु B होगा तो स्पर्श रेखा यहाँ पे BD और यहाँ पे B, इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगा, तो यह 8 सेंटीमीटर तो यह भी 8 सेंटीमीटर हो गया। उसी प्रकार जब बाह्य बिंदु A की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर जो AF और AE जो दोनों लंबाइयाँ हैं, जो इस वृत्त के सापेक्ष दो स्पर्श रेखाएं हैं AF और AE, यह दोनों लंबाइयाँ भी आपस में बराबर होगा। इनका वैल्यू हमने x मान लिया, है ना। यहाँ पे माना AF बराबर AE बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों की लंबाइयाँ समान होगी जिसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया। अब यहाँ पर जो हमने त्रिभुज यहाँ पर खींचा हुआ है ना, मिलाया हुआ है O से C को O से B को, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना है OCB। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं OCA, जो यहाँ पर जो त्रिभुज बना है इसका भी क्षेत्रफल, और यहाँ पे इसको OBA बोल देंगे। इस त्रिभुज का भी, इन तीनों त्रिभुजों का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और जब तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे और सबको जोड़ देंगे क्षेत्रफल, तो यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अब लिखते हैं त्रिभुज, चलिए OCB लिखते हैं। यहाँ पे OCB त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चलिए इसको हम A1 मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे A1 बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर आधार क्या होगा, यहाँ पे OCB। तो यहाँ पे देखिए जो वृत्त की त्रिज्या है यही ऊंचाई है, जो कि हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। OD इसकी लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, यही वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई है क्या 6 और 8 को हमें जोड़ना पड़ेगा, जो यहाँ पे CB की लंबाई है, जो आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार की बात करें तो 6 और यहाँ पे 6 और 8 जोड़ देंगे, 6 दूना 12 13 14, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे C से B तक की लंबाई है। तो यहाँ पर हमने 14 प्रतिस्थापित कर दिया गुणते, यहाँ पर ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 4 प्रतिस्थापित कर दिया और मात्रक हमें सेंटीमीटर स्क्वायर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अंश और विभाजित हो रहा है, यहाँ पे 2 और 4 विभाजित हो जाएगा 14 और गुणते 2 हो जाएगा, 14 दूना यहाँ पे 28 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें मात्रक प्राप्त हुआ, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर हम त्रिभुज OBA या OAB लिख देते हैं। इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं OAB।
ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसको चलिए A2 मान लेते हैं। फार्मूला तो यही हो जाएगा 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। तो यहाँ पर यदि हम लोग वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं 1/2 गुणते आधार, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर x को भी हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। ए बी यहाँ पर आधार है, तो 8 यहाँ से यहाँ तक यदि हम पूरी लंबाई लें ए बी लंबाई, तो यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे x सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर यह है, x सेंटीमीटर इसको, तो 8 प्लस x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 प्लस x, ठीक है, आधार के स्थान पे गुणते ऊंचाई। तो यहाँ पर सेम ही है, ये तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हमने 4 प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे A2 2 यहाँ पे 4 को डिवाइड कर देगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हमें प्राप्त होगा अंश में, और 8 प्लस x मिला। चलिए 2 का हम लोग गुणा ही कर देते हैं, 2 और 8, 8 दूना 16, और प्लस यहाँ पे 2 x हमें प्राप्त हुआ। ये मिला हमें सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्षेत्रफल मिला A2 का। और यहाँ पे त्रिभुज, अब एक इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, इसका ज्ञात कर लेते हैं। OAC का लिख देते हैं, त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे A3 मान लेते हैं, 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई हो जाएगा 1/2 आधार, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, x प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह आधार है। तो लिख देते हैं x प्लस 6 रहेगा गुणते ऊंचाई, तो यहाँ पर भी है 4 ही सेंटीमीटर, जो वृत्त की त्रिज्या है वही ऊंचाई है। और ये आपको तो पता है ना कि यह लंबवत ही रहेगा, हमें पता है कि प्रमेय 10.1 ही होता है। कोई भी वृत्त रहेगा, यदि उस पर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो स्पर्श बिंदु से यदि आप त्रिज्या खींच रहे हैं, तो यह परस्पर आपस में लंबवत रहता है ना, बेंस का कोण बनता है। और यहाँ पर 4 हमें प्रतिस्थापित कर देना है, तो यहाँ पर हो गया 1/2। चलिए यहाँ पर 2 को 2 से हमें विभाजित कर लेना चाहिए, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 को हमने 2 से विभाजित कर दिया, कोष्टक में है क्या, x प्लस 6 है, 2 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 2 6 का 12, यह मात्रक मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं A3। अब यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पे 3 पार्ट में हमने इसको ज्ञात कर दिया है, 3 अलग अलग त्रिभुज बनाकर इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, तीनों क्षेत्रफल को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। इसीलिए हम लिख देते हैं कि यहाँ पे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल A1, जो ये हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है A1, A2 और A3, इन तीनों क्षेत्रफलों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो संपूर्ण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं A1 प्लस A2 प्लस यहाँ पे A3। चलिए हम लोग सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं यहीं पे। A1 का वैल्यू हमें ज्ञात हुआ है 28 प्लस, और A2 का वैल्यू ज्ञात हुआ है 16 प्लस 2x प्लस यहाँ पर इसका ज्ञात हुआ है यह 2x प्लस यहाँ पे 12, और मात्रक तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा ही। चलिए बराबर, पहले हम लोग x के पदों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 2 2 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर इन 3 संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 8 2 10 हो गया, 6 16, 16 का 6, हासिल 1 बना, दाईं का अंक जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 1 1 2 2 4 1 हासिल 5, यहाँ पे 56 मिला। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर त्रिभुज ABC का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। अब यहाँ पे इसका परिमाप का हम लोग आधा कर लेते हैं, जो त्रिभुज ABC है, इसके परिमाप का हमें आधा करना पड़ेगा, यस का वैल्यू हमें ज्ञात करना रहता है, तभी हम लोग हीरोन सूत्र का इस्तेमाल कर पाएंगे। यस का वैल्यू हमें चाहिए, है ना, तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, जिसको आप यस से भी दर्शाते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये होता है 1/2 गुणते त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई हम लोग लिखते हैं, तो AB प्लस BC प्लस यहाँ पे AC लिख दीजिए या CA लिख दीजिए। तो यहाँ पे तीनों भुजाओं की लंबाई हम लिखते हैं AB प्लस यहाँ पे BC और प्लस यहाँ पे CA लिख दीजिए या AC लिख दीजिए। यहाँ पर यही है अर्ध परिमाप। चलिए इसका और हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं, हल करते हैं। 1/2 और AB का वैल्यू हमें पता है क्या है, A से B की लंबाई यही है
8 प्लस यक्स है, तो यहाँ पर 8 प्लस हमने यक्स प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस यहाँ पे BC की लंबाई क्या है, BC की ये लंबाई है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 14 प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस CA कह लीजिए AC, इसकी पूरी लंबाई क्या है यक्स प्लस 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं यक्स प्लस 6, जो कि सब आएगा आपको सेंटीमीटर में ही। तो यहाँ पे यस बराबर 1/2। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, यक्स का 2 पद है यहाँ पर और यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 2x प्लस, अब यहाँ पे संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 16 में 6 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 और 8 28 हमें प्राप्त होगा, कोष्टक बंद हो जाएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 से हम दोनों पदों में भाग दे देते हैं, है ना, हर में 2, तो यहाँ पे यस बराबर 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो यक्स हो जाएगा, अंश और हर में 2 विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी आधा कर देगा, इस पद को भी आधा कर दिया, इस पद को भी, तो यहाँ पर यह 14 मिलेगा, यह आपको प्राप्त हो रहा है सेंटीमीटर में। यहाँ पे वृत्त का अर्ध परिमाप हमने ज्ञात कर लिया। अब सिंपल हम लोग हीरोन सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं, और चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 2 प्रकार से ज्ञात किया, एक तो यहाँ पे आधार और ऊंचाई की मदद से हमने इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया, अब यहाँ पे इसके बाउंड्री की मदद से हम लोग एक ज्ञात करते हैं ना, इसके परिमाप की मदद से, है ना, जो कि हीरोन सूत्र से हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर ही रहेगा क्योंकि दोनों त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल रहेगा, और सिंपल आप तभी यक्स का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, है ना, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। लिख देते हैं हीरोन सूत्र का प्रयोग करने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल करनी में यस और कोष्टक में यस माइनस ए और यस माइनस बी यस माइनस सी, यहाँ पर ABC है क्या, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। यहाँ पे करनी में यस का तो वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया, कितना था, यक्स प्लस 14 था, यह था। अब यहाँ पे कोष्टक में लिख देते हैं यस का वैल्यू यही है, यक्स प्लस 14 है, ऋण ए का वैल्यू कितना है, ए मतलब यहाँ पे आपको तीनों भुजाओं की लंबाई प्रतिस्थापित करना है, तो किसी को यहाँ पर मान लीजिए, चलिए AB को ही मान लेते हैं, ए है आपका, इसी को ए मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स प्लस 8 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोष्टक में, चलिए इसको बड़े कोष्टक में लिख देते हैं, तो यहाँ पे यक्स प्लस 8, ये 8 प्लस यक्स लिख दीजिए, और यहाँ पे कोष्टक बंद कर देते हैं। फिर आपको यस का वैल्यू प्रतिस्थापित कर देना है, जो कि है यक्स प्लस 14 है, ठीक है, बड़े कोष्टक में लिख देते हैं, और फिर ऋण B, चलिए यहाँ पर 14 प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ पे यह हो गया 14, कोष्टक बंद। फिर तीसरे कोष्टक में यहाँ पे यस का तो वैल्यू यही है यक्स प्लस 14, और यहाँ पे ऋण, यहाँ पर C के स्थान पर यक्स प्लस 8 प्रतिस्थापित कर देते हैं, यक्स प्लस 8 नहीं 6 है, ठीक है, इसको कोष्टक बंद कर देते हैं। चलिए इसके आगे और हल करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा करणी में, यहाँ पे यक्स प्लस 14, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरे कोष्टक में यक्स प्लस 14, और यहाँ पे ऋण का दोनों पद में गुणा हो जाएगा, ऋण यक्स हो गया और ऋण 8 हो जाएगा, और यहाँ पे इस कोष्टक में प्लस 14 था और माइनस 14, यह घटकर 0 हो जाएगा, केवल आपको यक्स बचेगा। और यहाँ पे इस कोष्टक की हम बात करें, यहाँ पर यक्स प्लस 14 और ऋण का दोनों पदों में गुणा हो जाएगा, तो ऋण यक्स और ऋण 6 हमें मिला। चलिए आगे हल करते हैं, करणी में यहाँ पे यक्स प्लस 14 और यहाँ पे प्लस यक्स और यहाँ पे माइनस एक्स, यह घटकर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमें 14 में से 8 घटाना पड़ेगा, जो कि हमें 6 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर गुणते 6 मिला और गुणते यक्स है, और यहाँ पर प्लस यक्स माइनस एक्स घटकर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 14 में से हमें 6 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पे बराबर करणी में यक्स प्लस 14 और यहाँ पे 8 6 48 हो जाएगा, और यक्स भी है और यहाँ पे 48 भी हो जाएगा, जो कि है करणी में। और ये हम ज्ञात कर रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसी का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने ये भी ज्ञात किया हुआ है ना, इस मान को यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं समीकरण, यहाँ पर 1 था, समीकरण 1 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया हुआ है 4x प्लस यहाँ पे 56, ठीक है, इतना हमने ज्ञात किया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर हमने केवल यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया, और बराबर ये है करणी में x प्लस 14
और यहाँ पे यक्स गुणते 48। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों पदों में से हम लोग 4 उभयनिष्ठ कर लेते हैं। देखिए 4 उभयनिष्ठ हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा यक्स प्लस 14 चौका 56 होता है, तो यहाँ पर 14 और बराबर की तरह करनी में यक्स प्लस 14 और यक्स गुणते 48 है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा गुणते यक्स प्लस यहाँ पे 14 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ से करनी समाप्त हो जाएगा, क्यों करनी का वैल्यू 1/2 होता है और वर्ग करेंगे तो यहाँ से करनी समाप्त हो जाएगा। केवल यहाँ पे यक्स प्लस 14 बचा इंटू यक्स है गुणते 48 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पक्षों में ना, यहाँ पे यक्स प्लस 14 का वर्ग है और यहाँ पे यक्स प्लस 14 है। यदि इस गुणनखंड को हम बराबर की तरह पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे अंश और हर से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर यह समझ लीजिए a का वर्ग है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पे यदि हर में इसे हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे ये अंश से विभाजित हो जाएगा, केवल एक गुणनखंड बचेगा। यहाँ पे 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और यहाँ पर केवल यक्स प्लस 14 बचेगा, है ना। और यह गुणनखंड हर में जाकर एक गुणनखंड को विभाजित कर दिया। यहाँ पे यक्स गुणते 48 हमें बचा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे 16 को हम बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यक्स प्लस 14 बराबर यक्स और यहाँ पे गुणते 48 है, हर में आ जाएगा 16। यक्स प्लस 14 बराबर यहाँ पे 16 या 48, 16 दूना 32, 16 या 48, तो यहाँ पर 3 यक्स हमें बचेगा, है ना। इस यक्स को बराबर को उधर ही पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 ही बचेगा और बराबर को उधर 3 यक्स ऋण यक्स हो गया। या फिर सीधा करके लिख देते हैं, 3 यक्स में से 1 यक्स घटा देंगे 2 यक्स बचेगा और बराबर के इधर 14। या फिर यहाँ पे 2 गुणा बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे, हर में जाएगा, तो यहाँ पे 14/2 मिलेगा। यहाँ पे 2 7 14, यक्स का वैल्यू आपको 7 प्राप्त हुआ, जो कि आपको प्राप्त हुआ सेंटीमीटर में। यही है यक्स का वैल्यू। अब चूंकि आपको यक्स का वैल्यू प्राप्त हो गया तो यहाँ पर हम सिंपल प्रतिस्थापित कर देते हैं, तब आपका ए का वैल्यू AC का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू हमने यदि 7 सेंटीमीटर ज्ञात कर दिया तो यहाँ पे 6 और 7, 6 दूना 12 1 13, यह 13 सेंटीमीटर आपको ज्ञात हुआ AC की लंबाई, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे AB की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे 7 दूना 14 1 15, यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ जो AB की लंबाई है, ठीक है। अतः हम लिख देते हैं, AC की लंबाई बराबर, यह था यक्स प्लस 6 था, तो यक्स प्लस 6, यक्स का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया 7 प्लस यहाँ पे 6, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर तथा और हमें एक AB भुजा की भी लंबाई ज्ञात करना था, तो AB की लंबाई बराबर वह था यक्स प्लस 8 था, यक्स का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया है 7 प्लस यहाँ पे 8, 7 दूना 14 1 15, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ। तो ये त्रिभुज की 2 भुजाएं अज्ञात थी, इसका वैल्यू ज्ञात करना था, हमने सिंपल इसका मान ज्ञात कर दिया। प्रश्न नंबर 13 दे दिया गया, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। चलिए इसके लिए यदि आकृति बनानी होगी तो कुछ इसी प्रकार से आकृति बनेगा। यहाँ पर एक हमें वृत्त बना लेना है। अब इसके परिगत मतलब बाहरी किनारों पर हमें एक चतुर्भुज बनाना है। चलिए इस प्रकार से हम सिंपल एक चतुर्भुज बना देंगे और यहाँ पर यहीं तक रहेगा, ठीक है। चतुर्भुज यहाँ तक नहीं, यहाँ पे जो चारों भुजाएं रहेंगी इसमें एक स्पर्श बिंदु रहेगा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर स्पर्श बिंदु, यहाँ पर और यहाँ पर। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से मान लेंगे ABCD, एक यहाँ पे चतुर्भुज है जो कि यहाँ पे वृत्त के परिगत है और यहाँ पर चलिए हम O नामकरण कर देंगे, O हो जाएगा वृत्त का केंद्र और इसको स्पर्श बिंदु को भी हम नामकरण कर देंगे। यहाँ पे B हो गया, D हो गया ना, तो यहाँ पर EFGH हम नामकरण कर देंगे। और यहाँ पर सिद्ध हमें ये करना है कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज बना दिया कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण बनाती हैं। आमने सामने की भुजा कौन है, यहाँ पे AB के सामने की भुजा यहाँ पे CD है और यहाँ पे BC के सामने की भुजा AD है और जो केंद्र पर ये कोण बना रही है, जैसे यहाँ पर यदि हम कोण बना दें इन भुजाओं से, यह वाला कोण और यहाँ पर इस प्रकार से हमने सभी शीर्षों को मिला दिया केंद्र से, तो यहाँ पर दिया है ना कि यह वाला कोण और इस वाले कोण का योगफल हमें सिद्ध कर देना है 180 अंश, संपूरक सिद्ध करना है। और साथ साथ यहाँ पर इतना जो कोण बन रहा है इसको भी हमें संपूरक ही सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सिद्ध किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे इसको केंद्र को स्पर्श बिंदुओं से सिंपल हम लोग मिला देंगे, यहाँ पर इसको मिला देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस प्रकार से मिलाकर हम यहाँ पे कोणों का नामकरण कर देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 और 7, यहाँ पर 8, सभी कोणों का हम नामकरण कर देंगे।
और इस प्रकार से जो यह वाला कोण रहेगा, यह कोण आपस में बराबर होगा, यह दोनों कोण, यह वाला कोण इस कोण के आपस में बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 4 हो गया 5 के बराबर होगा, 6 हो गया यह 7 के बराबर होगा। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं यह दोनों समरूप त्रिभुज बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह वृत्त हो गया, वृत्त के बाहर एक बिंदु यहाँ पर सी है, सी की चर्चा करें तो यहाँ पर यह वाली भुजा जो स्पर्श रेखाएं ये आपस में बराबर होगा। यह वाली भुजा उभयनिष्ठ है, साथ साथ यह भी वृत्त की त्रिज्या है, यह वाली भुजा आपस में बराबर ही है। तो यहाँ पे यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पे संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यह वाला कोण ये इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, तो कोण 1 बराबर 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से बाह्य बिंदु बी के सापेक्ष बात करेंगे तो यहाँ पे यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और सबको हम लोग जोड़ देंगे और सिंपल हम लोग यह सिद्ध कर पाएंगे कि यहाँ पर यह वाला जो इतना पूरा कोण बन रहा है यहाँ पे ये इस पूरे कोण के बराबर है, साथ साथ यहाँ पर जो इतना कोण बन रहा है इस पूरे कोण के बराबर है ना। यहाँ पर बराबर नहीं, यहाँ पे इनका योगफल हम दिखाएंगे 180 अंश। इस प्रकार से हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और इसके परिगत हमने ABCD चतुर्भुज की रचना कर दी। और यहाँ पे जो भी स्पर्श बिंदु थे EFGH इनको हमने केंद्र O से मिला दिया, साथ साथ यहाँ पे जो चतुर्भुज के शीर्ष हैं उनको भी केंद्र O से मिला दिया। अब इसके बारे में हमने लिख दिया, माना ABCD चतुर्भुज केंद्र O वाले वृत्त के परिगत बना है। वृत्त चतुर्भुज को स्पर्श बिंदु EFG तथा H पर स्पर्श करता है, यह भी हमने लिख दिया। और सिद्ध करना है हमें, देख लीजिए यहाँ पर सम्मुख जो भुजाएं हैं वह जो यहाँ पर केंद्र पर कोण बना रही है ना, यह वाला कोण और इस कोण को हमें, इन कोणों का योगफल हमें दिखाना है 180 अंश। साथ साथ जो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, इस कोण का भी योगफल हमें दिखाना है 180 अंश, है ना। यहाँ पे संपूरक कोण दिखाना है, मतलब इनका योगफल हमें 180 अंश सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया, सिद्ध करना है COD, जो यहाँ पर कोण बना है, जो सम्मुख भुजाएं हैं जो केंद्र पर कोण बना रही है, यह वाली भुजा CD था, यहाँ पर यह कोण बना रहा है, और AB भुजा यहाँ पर यह पूरा कोण बना रहा है। इनका योगफल हमें संपूरक सिद्ध करना है, मतलब इनका योगफल 180 अंश। उसी प्रकार से यहाँ पर भी योगफल हमें 180 अंश सिद्ध करना है ना। जो यहाँ पे AD और यहाँ पे BC भुजा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, यहाँ पर इतना कोण की बात हो रहा है और यहाँ पर इतने। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि COD, जो COD प्लस यहाँ पे AOB, इस कोण का योगफल हमें 180 अंश सिद्ध करना है। और यहाँ पे AOD, जो यहाँ पे AOD है यहाँ पर पूरा कोण, और BOC इसका भी योगफल हमें 180 अंश सिद्ध करना है। अब रचना हमने कर दिया, यहाँ पे केंद्र O को हमने यह से स्पर्श बिंदुओं से सभी से मिला दिया, ठीक है। इसको हमने लिख दिया, OH, OE, OF और OG को मिलाया, ये हमने लिखा उपपत्ति। हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। मान लेते हैं यदि बाह्य बिंदु B है, बाह्य बिंदु B के सापेक्ष हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्पर्श रेखा BF है और यहाँ पे BE है, यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और ये हमने बताया किस प्रकार से हो रहा है। यह वाली इन दोनों त्रिभुजों की यदि हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर यह भी वृत्त का त्रिज्या है, यह भी वृत्त का त्रिज्या है, दोनों सेम है। और यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। कोई वृत्त है, यदि बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उनकी लंबाई आपस में बराबर रहती है। तो यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, यह वाली भुजा उभयनिष्ठ है, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और साइड समरूपता का कसौटी लगेगा। तो यहाँ पर जो यह वाला कोण है इस कोण के आपस में बराबर हो जाएगा। इन बातों को हम लिख भी देते हैं ना। जब हम लोग मान लेते हैं, जब हम बाह्य बिंदु A की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार कुल 8 कोण बन रहे हैं, सबका हमने अलग अलग से नामकरण कर दिया है। तो यहाँ पे कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, यहाँ पे लिख देते हैं कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। और यहाँ पे 2 और 3 बराबर होगा कामा, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। यह हो गया 1 बराबर हो जाएगा 8 के। यहाँ पर यदि बाह्य बिंदु C के सापेक्ष आप बात करें तो 1 और 8 यह वाला कोण बराबर है, कोण 1 बराबर है कोण 8 के। तथा यहाँ पे कोण 7 और कोण 8, बाह्य बिंदु D के सापेक्ष बात करेंगे तो 7 और 8 नहीं 6 और 7 कोण बराबर है, कोण 6 बराबर है कोण 7 के। अब हम लिख देते हैं कि किसी बिंदु पर संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है ना। एक बिंदु है, इसके संपूर्ण कोणों की बात करेंगे, सभी कोणों का योगफल 360 अंश रहता है। तो इस बिंदु पर सभी कोणों का योगफल हम लोग जोड़कर 360 अंश के बराबर कर देते हैं। लिख देते हैं किसी बिंदु पर संपूर्ण कोण 360 अंश होता है, इसलिए संपूर्ण कोणों को जोड़ देंगे 1 2 3, जो यहाँ पर कुल 8 कोण बन रहे हैं ना, सभी कोणों को जोड़ते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस यहाँ पे कोण 4 और प्लस कोण यहाँ पे 5, कोण 6 कोण 7 प्लस यहाँ पे कोण 8, इन सब का योगफल कितना 360 अंश। अब देखिए,
अब यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं और एक बात का ध्यान में रखते हुए चेंज करते हैं कि यहाँ पर इस कोण को मान लेते हैं यहाँ पे COD और AOB इन दोनों कोणों को हम बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं ना। तो यहाँ पर जो 6 है, 6 कोण किसके बराबर है? कोण 7 के बराबर है ना। देखिए हम लोग को चाहिए कौन सा? 3 4 चाहिए, 3 4 और यहाँ पे 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 4 यहाँ पर है और 7 8 यह वाला कोण हमें चाहिए, बाकी ये कोण हमें नहीं चाहिए। तो इनको हम लोग चेंज कर लेते हैं। कोण 1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण 8। यहाँ पे कोण 1 बराबर है कोण 8 के, तो यहाँ पर हमने कोण 8 लिख दिया, प्लस 2 जो कोण है वो कोण 3 के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कोण 3। ये हमने लिख दिया, प्लस इसको हम लोग इसी प्रकार से नोट कर लेते हैं। कोण 3 प्लस यहाँ पर कोण 4 को हमने नोट कर दिया, प्लस यहाँ पे कोण 5 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? कोण 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण 4, प्लस 6 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? कोण 7, और प्लस यहाँ पर कोण 7 और प्लस कोण 8 तो है ही, बराबर कितना है? 360 अंश। अब यहाँ पे सबका 2 वैल्यू है। यहाँ पर यदि हम लोग कोण 3 की बात करें तो इसका भी 2 मान है ना। लिख देते हैं 2 कोण 3 और प्लस 2 कोण 4 है, प्लस और यहाँ पे 7 8 को भी जोड़ते हैं, है ना। 2 यहाँ पर कोण 7 है और प्लस यहाँ पे 2 यहाँ पर और यहाँ पर 2 कोण 8 है और बराबर किधर? 360 अंश। यहाँ पर प्रत्येक पद में से 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ कर लेते हैं तो कोण 3 बचेगा, प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8, इन सब का योगफल 360 अंश। यहाँ पे 2 गुणा में बराबर उधर 95 कर देते हैं, भागा में हो जाएगा। तो कोण 3 प्लस कोण 4 और प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, इन यहाँ पे 360 अंश बटा 2 हो जाएगा। और इसको हल करते हैं। कोण 3 प्लस कोण 4 और प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, इनका योगफल 180 अंश हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए जो कोण 3 और कोण 4 है इसका योगफल, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AOB लिख सकते हैं। कोण 3 और कोण 4 AOB है। यहाँ पे कोण 3 और 4 के स्थान पर कोण यही है AOB है, प्लस 7 और 8 है क्या? कोण 7 और 8 यहाँ पे COD है, यहाँ पे लिख देते हैं कोण C रहेगा OD बराबर 180 अंश। और यही हमें सिद्ध करना था कि कोई भी वृत्त है और वृत्त के परिगत कोई चतुर्भुज है, तो जो भी सम्मुख भुजाएं केंद्र पर कोण बना रही हैं, जो सम्मुख भुजाएं केंद्र पर कोण बना रही हैं उनका योगफल हमें 180 अंश सिद्ध करना था, या फिर इसी को बोला था कि संपूरक है। तो यहाँ पर हमने इसको सिद्ध करके दिखा दिया। अब लिख देते हैं इसी प्रकार यदि हम लोग संपूर्ण कोणों को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर यदि हमें इन दोनों कोणों को बराबर दिखाना है तो हम लोग क्या कर देंगे कि इसको चेंज कर लेंगे, 7 को 6 के बराबर सिद्ध कर देंगे। मतलब यहाँ पर हमने पहले ही लिखा हुआ है कि जो 7 है वो 6 के बराबर है। इस प्रकार संपूर्ण कोणों को जोड़ेंगे और यहाँ पर फिर हम लोग 7 को चेंज कर लेंगे और 8 को चेंज कर लेंगे और 4 और 3 को चेंज कर लेंगे, तब हम लोग का यह वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं इसी प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं AOD भी AOD प्लस कोण BOC, ठीक है, यह भी हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। जिस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया, यही हमें सिद्ध करना था और यही सिद्ध हुआ। हम लिख देते हैं कोई भी वृत्त रहेगा, वृत्त के परिगत यदि आप चतुर्भुज बनाएंगे तो यहाँ पर जो केंद्र पर ये कोण बनाएंगे, सम्मुख भुजाएं जो भी कोण बनाएंगी उनका योगफल संपूरक होता है, मतलब 180 अंश हमें प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पर जो कोण था, इस कोण और इस कोण का योगफल भी हमने 180 अंश सिद्ध करके दिखाया, और यहाँ पे दूसरा को आपको सिद्ध करने का आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा। इसी प्रकार यह वाला कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 भी इसी प्रकार हल हुआ। इस प्रकार प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।